चाचा गुरुजी, कृपया हमारी सहायता करें। अध्याय 251। क्या ये वास्तव में आपका शिष्य हा? सू यिन अवाक रह गई। वास्तव में साधारण गधे, कछुए और तोते, भले ही वे पवित्र उत्पत्ति के सच्चे अर्थ से पोषित हों और पवित्रता के नियमों से पोषित हों, यदि आप कुछ ही वर्षों में काम करना चाहते हैं तो वे स्रोत दुनिया में जाएंगे। कोई भी अजेय नहीं है और अमर दुनिया में एक निश्चित लड़ने की क्षमता है। असंभव। जाहिर है इसमें बदलाव आ गया है। चूंकि यह एक प्राचीन जानवर का खून है तो क्यों न इसे सम्राट फैन को दे दिया जाए, लेकिन एक साधारण तोता ढूंढा जाए। सू यिन उत्सुक थी। प्राचीन पौराणिक जानवर पहली बार सुनने पर बहुत शक्तिशाली लगते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सम्राट फैन के शक्तिशाली खून को विरासत में दिया जाए? सोंग यू ने अपना सिर हिलाया। जब ये सब यिदान द्वारा बनाए गए हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप विस्तार से पूछ सकते हैं। सू यिन ने ज्ञान के सागर में दूसरे व्यक्ति को देखा। उसे मुर्गियों और बत्तखों को पालने, जानवरों के ऋषि, मरने के अवशेष सिखाओ। वह कुछ हद तक ली कियाओफू जैसा था। वह एक बूढ़े किसान की तरह दिखता था और उसके कपड़े थोड़े गंदे थे और वह ज्यादा बात नहीं करता था, जिससे सू यिन अक्सर उसका अस्तित्व भूल जाती थी। उनकी राय देखकर ये अचानक मुस्कुराए और समझाया, शक्तिशाली रक्त रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण होगा और उनकी शक्ति को उजागर करना आसान है, इसलिए उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। संत के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह रक्त रेखा अस्वीकृति को कम करने और एक दूसरे के साथ विलय करने के लिए रक्त रेखा शक्ति के बिना जानवर पर रखी गई है। सू यिन को अचानक एहसास हुआ। उदाहरण के लिए फैंग कबीले के अमर रक्त को लें, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे सम्राट फैंग पर डालें, उसका चिशियाओ वंश उससे लड़ेगा। अंत में ये दोनों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर इसे तोते पर रखा जाए तो इसमें कोई वंश शक्ति नहीं है। यह आसानी से किया जा सकता है। इस शक्ति को स्वीकार करें। उत्कृष्ट कृतियों पर चित्र बनाना कठिन है, लेकिन श्वेत कागज पर चित्र बनाना आसान है। बेशक साधारण जानवरों को इस तरह के हिंसक रक्त वंश को कैसे स्वीकार करना है और कुछ भी इतना सरल नहीं है। उन्होंने सू यिन की मदद से इसे सफलतापूर्वक पूरा करने से पहले 10,000 वर्षों तक अध्ययन किया। लाओ मैन द्वारा स्वीकार की गई बेसल्ट रक्त रेखा भी एक पवित्र जानवर है जो फीनिक्स जनजाति से कमजोर नहीं है। अगर कोई मौका है तो उसे विरासत स्वीकार करने और शरीर में शक्ति को सक्रिय करने के लिए वापस जाने दें। यह एक संत के बराबर अस्तित्व में बदलने में भी सक्षम होना चाहिए। अचानक बोला, जहां तक दहेई की बात है तो प्राचीन गेंडा जानवर बहुत कम हैं। मुझे भी कभी कभी इस तरह का खून मिल जाता है। शरीर में शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए और इसे कैसे बदला जाए, ये स्पष्ट नहीं है। सू यिन ने सिर हिलाया और उत्सुकता से देखा। चूंकि आपके पास इन 3 पवित्र जानवरों का खून है तो ड्रैगन कबीले का खून क्यों नहीं? ड्रैगन कबीले, स्वर्ग और दुनिया, नंबर 1 जानवर, और यहाँ तक कि फैंग कबीले भी सीधे इसके सामने निचोड़ने की हिम्मत नहीं करते। न केवल वे अमर क्षेत्र में शक्तिशाली हैं, बल्कि कई रक्त रेखाएं कियानीवान क्षेत्र में बिखरी हुई हैं, जो बेहद शक्तिशाली भी है। जिस नीले ड्रैगन अजगर का उसने सामना किया था वह केवल ड्रैगन वंश के रक्त से ही सफलतापूर्वक ड्रैगन में परिवर्तित हो सका था। ड्रैगन कबीला कैनकियोंग, हुआंगवान और गोमांग के साथ एक है। सोंग यू की उपस्थिति स्वर्गीय ड्रैगन जल द्वारा नष्ट कर दी गई थी। यी ने रुककर अपना सिर हिलाया। सू यिन समझ गई। हालांकि यह अभी भी अज्ञात है कि 36 प्राचीन ऋषियों और उनके विरोधियों के बीच क्या हुआ, जिसके कारण अंततः एक निर्णायक युद्ध हुआ और सभी हार गए। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि संपूर्ण परी दुनिया 2 खेमों में विभाजित है। पहला, 36 प्राचीन संत। पहला व्यक्ति पूर्ण शक्ति और अनगिनत पवित्र स्थानों पर नियंत्रण रखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति, वह एकमात्र जीवित व्यक्ति है, अत्यंत दुखी। सू गोंग जी, राजकुमारी आगे मंडप में इंतजार कर रही है। मेरे हृदय में भावुकता के साथ मार्ग दिखाने वाले बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। सू यिन ने ऊपर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक महल में आ गया है, जिसके सामने एक विशाल झील है। झील के बीच में एक मंडप में 2 महिलाएं चुपचाप खड़ी थीं। उनमें से एक ने गुलाबी सिर के साथ हंस पीले रंग का गाउन पहना हुआ था। रंगीन मोती, चेहरे की विशेषताएं एकदम सही हैं। त्वचा बर्फ जीतती है, हवा चलती है, कपड़े फड़फड़ाते हैं, एकदम सही आकृति की रूपरेखा बनाते हैं। जहां तक दूसरे की बात है तो यह आकृति अधिक दबंग है। हालांकि कपड़े थोड़े उदार हैं, लेकिन यह अतिरंजित आकृति को छिपा नहीं सकता। यदि पहला वाला एक काल्पनिक है तो ये बस खूनी है। राजकुमारी फैंग क्यूक्यू, परी जियुकू, मंडप की ओर जाने वाले तैरते पुल पर चलते हुए सू यिन ने सिर झुकाया और कहा, मैंने राजकुमारी फैंग क्यूक्यू को देखा है। आप वीआईपी हैं, इसलिए आपको सलामी देने की जरूरत नहीं है। अपना सिर घुमाकर देखा तो फैंग क्यूक्यू की आंखें उत्सुकता से भर गईं। जियुकू की बात सुनकर, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। हालांकि सोंग यू के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जब हजारों साल पहले ये परिवर्तन हुआ था तब वो अभी भी छोटी थी और उसे कुछ समय तक यह एहसास नहीं हुआ कि यह परिवर्तन उससे संबंधित था। थोड़ी देर सोचने के बाद सू यिन ने कहा, मैंने सुना है कि राजकुमारी के पास प्रेम ऋषि सोंग यू का पवित्र कंकाल और खून है, इसलिए मैं हिम्मत से विनती करती हूँ,
अगर इसका आदान प्रदान किया जा सकता है तो मैं पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। वैसे भी सम्राट फैंग और महारानी हुआंग जानते थे, उन्हें छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने किसकी बात सुनी? फैंग किक्यू की गर्म मुस्कान अचानक ठंडी हो गई, उसकी आंखें संकुचित हो गईं, नग्न हत्या के इरादे से। प्रेम संत की हड्डी उसका सबसे बड़ा रहस्य है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। यदि आप छीनने की हिम्मत करते हैं, भले ही आपके परिजीवकों के साथ अच्छे संबंध हों, तो आपको अपना चेहरा सीधे मोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं शिक्षक सोंग यू का शिष्य हूँ। सू यिन ने अपनी मुठियां कस लीं और शेही की ओर देखा। गुरु, आपके प्रकट होने का समय आ गया है, नहीं तो मुझे डर है कि मैं वहीं पर मर जाऊंगा। आहम। प्रेत हिल गया और सोंग यू के बचे हुए विचार उभर आए। उसकी आवाज में एक कोमल आवाज थी, क्यू क्यू। टकराना। शब्दों के गिरने से पहले एक मुट्ठी गिर गई और सोंग यू के बचे हुए विचार तुरंत बेहद पतले हो गए और किसी भी समय फट सकते थे। राजकुमारी शरद। सू यिन की खोपड़ी फटने वाली थी और उसने जल्दी से सामने को रोक दिया, पिलसेंट की हड्डियों को चुटकी में दबा दिया और उसे ताकत उधार लेनी पड़ी। सोंग यू का कैन नियान खुद बहुत पतला है और अगर वह इसे नीचे गिरा देता है तो उसे डर है कि यह वेई बोयांग जैसा ही होगा। ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा और यह मौके पर ही फट जाएगा। अगर यह वास्तव में ऐसा है तो यह वास्तव में मर चुका है। सोंग यू ने अपना सिर हिलाया और शिष्य को रोका। जियो सू यिन, तुम रास्ते से हट जाओ, तुम क्यू क्यू के हाथों मर सकते हो, मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा। गुरुजी। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। रास्ते से हट जाओ, शिक्षक को शिक्षक के मामलों का ध्यान रखने दो, सोंग यू ने कहा। उसकी जिद को देखते हुए सू यिन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ध्यान से देखने लगी, कुछ गलत होने के डर से पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम्हें मुझे क्यू क्यू कहने में शर्म आती है। अपनी मुठियां भींचते हुए फैंग किक्यू के चांदी जैसे दांत भींचे। मैं अभी कुछ देर पहले ही आकार में आया हूं, तुम्हें मुझे आधी रात में सुनहरी मछली देखने ले जाना होगा। अहम। सू यिन, तुम और परी जियोकू, चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, सोंग यू ने लाल चेहरे के साथ कहा। प्रशिक्षुओं की बातें सुनना और उन कैनियन भाइयों से ये कहानियां सुनना ठीक है, मुझे नहीं पता कि उन पर कब तक हंसा जाएगा। अच्छा, ये जानते हुए कि शिक्षक के बदमाश कौशलपूर्ण स्तर पर थे, इससे यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी, ये केवल अधिक शर्मनाक होगा। सू यिन रुक गई, परी जियोकू को नमस्कार किया और जाने के लिए मुड़ गई। शीघ्र ही झील पर वापस आऊंगा। नीली लहरें हिल रही थीं और सुनहरी मछलियां पानी में आगे पीछे घूम रही थीं, समय समय पर अपना सिर घुमा रही थीं और छपाकों की श्रृंखला बना रही थीं। हल्की हवा चलने के बाद एक ठंडी हवा चली। उसके बगल में दबंग परी जियोकू को देखकर और दूसरे पक्ष की महक को सूंघते हुए सू यिन ने अपनी मुठियां भींच लीं। धन्यवाद परी, मुझे यहाँ लाने के लिए। फैंग कबीले का वीआईपी बनना आपकी अपनी योग्यता है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। परी जियोकू ने कुछ याद करते हुए अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम सच में सोंग यू के शिष्य हो? हाँ। सू यिन ने सिर हिलाया। कुछ समझते हुए परी जियोकू ने घृणा का भाव दिखाया। किसकी बात कर रहे हैं? पिछली बार आप जिस हान्यू परी को मेरे पास लाए थे और हान्यू संप्रदाय के गुरु वेई हान्यू, क्या वे सभी आपसे संबंधित हैं? इस तरह का रिश्ता? हाँ। अप्रत्याशित रूप से उसने इस तरह पूछा। सू यिन हैरान रह गई। बिल्कुल नहीं। हाँ, अनिर्णीत। परी जियोकू ने देखा और कहा, जाहिर है मेरे पास फीनिक्स कबीले के एक प्रतिष्ठित अतिथि के कौशल हैं, लेकिन मुझे आपको यहाँ लाना है। क्या आप मेरा मन बनाना चाहते हैं? मैंने नहीं। सू यिन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति ऐसा कोई विचार नहीं है। नहीं। परी जियोकू मुस्कुराई और बोली, क्या गलत है? क्या फर्क है? यह आपको एक बदमाश बनाता है जो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता है। क्या ये संभव है कि मैं अभी भी परी हान्यू जितनी अच्छी नहीं हूँ, जो 10,000 साल से अधिक पुरानी है? परी हान्यू, वो बूढ़ी औरत कैसे हो सकती है? वो बूढ़ी नहीं लगती। ऐसा कहना कितना असभ्य है। उसके बाद सू यिन ने उत्सुकता से देखा। मैंने सुना है कि आप ज्योंकुए देदाओ हैं, इसलिए आपको अब युवा नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। परी जियोकू मन ही मन मुस्कुराई, मानो उसके दिल में गुस्सा छाया हुआ हो। सू यिन ने कहा, आप बूढ़े नहीं दिखते, ये बूढ़ा नहीं लग रहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ा हूँ? अचानक विस्फोट हो गया। परी जियोकू गुस्से से चिल्लाया। टकराना। मुट्ठी ऊपर आ गई। अर्धऋषि शक्ति खोने के कारण सू यिन बच नहीं सका और तुरंत उसकी नाक से खून बहने लगा। सू यिन रोना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों मारा? सिर्फ सच बताएं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम एक अच्छी नदी बन जाओ। क्या ये संभव है कि तुम परी हान्यू जितनी बड़ी न हो? ये सिर्फ जवान दिखती है, कौन जानता है कि यह हजारों साल पुरानी है? तुम बूढ़ी हो, तुम ये क्यों नहीं मानती? और चूंकि तुम एक महिला हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। अगर तुमने दोबारा कोशिश की तो मेरा स्वागत नहीं होगा। सू यिन ने दांत पीस लिए जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष मुक्का मारने वाला है। तो फिर तुम आओ। उसका चेहरा लाल हो गया। फेरी जियोकू की सांस फूलने लगी और उसकी मोटी छाती आपस में इस तरह से जुड़ गई मानो वे किसी भी समय फट जाएंगी। हाँ,
एक और मुक्का आया। ये खत्म नहीं हुआ है ना? शरीर चमक गया। उसकी मुट्ठी से बचते हुए सू यिन को भी गुस्सा आया और वह आगे बढ़ी। यद्यपि अर्धऋषि शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था, इतनी कम दूरी पर भौतिक शरीर पहले से ही अर्धऋषि स्तर तक पहुंच गया था और विस्फोटक शक्ति भी अद्भुत थी। क्लोज अप भौतिक शरीर राजसी तरीका है। इस बार गति बहुत तेज है और वह पलक झपकते ही परी जियोकू के पास आ गई। अप्रत्याशित रूप से वह वापस लड़ेगा, इसलिए फेरी जियोकू ने जल्दी से अपनी हथेली वापस खींच ली और बैकहैंड काट दिया। दोबारा, ये देखकर कि वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसे वास्तव में काटा जा रहा था, कम से कम उसे लाल तो होना ही था। सू यिन इतनी क्रोधित थी कि वह दूसरों की देखभाल नहीं कर सकती थी। अपनी बाहों को कसते हुए उसने तुरंत अपने हाथों को अंदर से जकड़ लिया। प्रतिद्वंद्वी एक अर्धऋषि शिखर शक्ति है। एक बार जब वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह सहन कर सके, इसलिए वह इसे बंद करने के लिए सीधे लोहे के घेरे की तरह सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करता है। आप करीब से बंद होने के कारण परी जियोकू अचानक घबरा गई। आत्मा के परिवर्तन के बाद से उसने कभी विपरीत लिंग के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क नहीं किया था। इस समय दूसरे पक्ष ने उसकी बाहें जकड़ लीं, उसकी छाती उसके विशाल उभार के करीब थी और आदमी की सांसें तेज हो गईं, जिससे उसका दिमाग चक्कर खा गया। तुमने जाने दिया। धमाका। शरीर के भीतर का शियान युआन हिंसक रूप से हिल उठा। उफ, उसकी दौड़ने की शक्ति को देखकर, ये जानते हुए कि एक बार वह सफल हो गई तो वह और भी अधिक दुखी हो जाएगी, सू यिन ने संकोच करने का साहस किया और अपने पैरों के तलवों को पटक दिया। टकराना। झील के किनारे लगी रेलिंग टूट गई और दोनों एक ही समय में झील में गिर गए। झील का ठंडा पानी चेहरे पर आ रहा था और बड़े कपड़े तुरंत गीले हो गए और शरीर को छूने पर चिपक गए। खुला, यह महसूस करते हुए कि युवक का शरीर गर्म और गर्म हो रहा है, परी जियोकू का चेहरा लाल हो गया है और उसका दिल अकथनीय है और वह संघर्ष करना जारी रखती है। अमीर उभार मूल रूप से दूसरे पक्ष से कसकर जुड़ा हुआ था, लेकिन हिलना डुलना ठीक नहीं था। जब वह चला गया तो सू यिन को अचानक एक बुरी आग महसूस हुई जो निचले पेट से उठ रही थी और कुछ विस्फोट करना चाहती थी। चाहे वह कितना भी शांत क्यों न हो, वह सिर्फ 18 साल का लड़का है। जब उसकी जवानी अपने चरम पर थी तब वह इस प्रलोभन का सामना नहीं कर सका और उसे सिर्फ यही महसूस हुआ कि वह और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। उसकी तरफ से एक प्रतिक्रिया हुई। जियोकू परी जो इतनी करीब थी, उसे यह कैसे महसूस नहीं हुआ? उसका चेहरा लाल हो गया और वह घृणा से जमीन में धंस गई। संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि आगे बढ़ना है या नहीं। तुमने मुझे जाने दिया। अब पहले वाली उदासीनता नहीं रही, बल्कि विनती का भाव रहा। आप अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सू यिन को भी एहसास हुआ कि यह गलत था, लेकिन इस डर से कि दूसरा पक्ष ऐसा करना जारी रखेगा, अभी भी कसकर चिपके हुए एक बड़े हाथ से पीठ के चारों ओर और सुगंधित कंधों को पकड़कर दूसरा पतली कमर के चारों ओर बाहों को उभरे हुए नितंबों पर उतारा। मैं ऐसा नहीं करता, परी जियोकू ने कहा। हाँ, पुष्टि प्राप्त करने के बाद ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने अपनी ताकत लगाना जारी नहीं रखा, सू यिन ने राहत की सांस ली, धीरे से अपनी हथेली को छोड़ा और छोड़ने से पहले उसे छुआ। मुझे कहना होगा, ये सचमुच अच्छा है। ये बहुत अच्छा लगता है। झील के किनारे का पानी गहरा नहीं है, केवल कमर तक और किनारे पर वापस। सू यिन ने केवल परी जियोकू को देखा और बहुत दूर नहीं आया। झील के पानी ने कपड़ों को गीला कर दिया और आकृति को दिखाया और वक्र विशेष रूप से अतिरंजित था। विशेष रूप से बेहोश दिखाई देने वाला हिस्सा, भले ही दिल शांत हो, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सौंदर्य के अद्वितीय कौशल का उपयोग करना चाहता हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए, अपने दिल में बुरी आग को दबाते हुए, और शक्ति चल रही है। सू यिन ने अपने कपड़ों को भाप से सुखाया। अभी अभी तुम मुझे पीटना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पता है। परी जियोकू ने भी अपने कपड़े सुखाए। उसकी आंखें एक दूसरे को देखने से डर रही थीं और वह नहीं जानती थी कि क्या सोचे। एक क्षण की चुप्पी के बाद परी जियोकू ने कहा, आप आज के बारे में कुछ नहीं कह सकते और आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, बस इसे भूल जाए। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया, मैं भूल जाऊंगी। भौहें चढ़ाकर परी जियोकू को फिर से गुस्सा आया, क्या तुम इसे भूल गए? सू यिन थोड़ा उलझन में थी, क्या हुआ? क्या तुमने मुझे भूलने नहीं दिया? परी जियोकू भड़क उठी, मैंने तुमसे कहा था भूल जाओ, तुम बस भूल गए। तुम अब इतने आज्ञाकारी क्यों हो? बस तुम्हें जाने दो। तुम इसे क्यों नहीं जाने देते और मुझे पानी में धकेल देते? अभी अभी तुमने ही मुझे मारा था और मुझे मजबूरन वापस लड़ना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा तुमने ये स्पष्ट कर दिया है, क्या मुझे इसे भूल जाना चाहिए या नहीं? सू यिन भी थोड़ा गुस्से में थी। प्यार कभी नहीं भूलता, फेरी जियोकू ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो बहुत उबाऊ है। तुम्हारा मतलब है कि मैं बोरिंग हूँ। फिर मैंने अभी तुम्हें इतनी जोर से गले लगाया था।
मैंने कहा, मुझे वापस लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो फिर तुम मेरी गांड को क्यों छू रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अभी भी मेरी कमर को छू रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब सोंग युकानियन और फैंग क्यूकियू आए तो यूयू ने ये दृश्य देखा और दंग रह गया। काफी देर बाद फैंग क्यूकियू का मुंह खुला और उसने अपने सामने बची हुई आत्मा को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। ये तुम्हारा शिष्य है? ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? क्या पसंद नहीं है? अगर तुम होते तो अब तक बिस्तर पर होते। यहाँ कोई बिस्तर नहीं है। पानी में यह अधिक रोमांचक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये प्रहसन तब समाप्त होता है जब सुयिन शिक्षक और राजकुमारी फैंग क्यूकियू को वापस आते हुए देखती है। तार्किक रूप से कहें तो उसका पवित्र कंकाल सीधे आपको दिया जा सकता है, लेकिन जैसी आप अभी हैं, मुझे नहीं लगता कि यह प्रेम ऋषि के बंधनों को तोड़कर उसे बचा सकता है। फैंग क्यू की आंखें झुर्रीदार हो गईं और फैंग क्यूकियू असमंजस में देखने लगा। सोंग यू ने उसे बताया कि यह युवक, जो महान मार्गों में कुशल है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है जब तक वह संत बिच्छू देता है। लेकिन आप इसे कैसे भी देखें, इसका प्रेम संत शब्द से कोई लेना देना नहीं है और इसकी कीमत आधी कौड़ी भी नहीं है। यदि सोंग यू फेरी जियोकू के इतने करीब है तो उसने इसे बहुत पहले ही उतार दिया होगा और चादरें कई बार टूट चुकी होंगी। इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया और ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या ये योग्यता वास्तव में प्रेम के ऋषि मार्ग को प्राप्त कर सकती है? मुझे वास्तव में इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। राजकुमारी का क्या मतलब है? सु यिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये बहुत सरल है। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुम इसे पूरा कर सकते हो तो न केवल मैं तुम्हें यहाँ पवित्र कंकाल का आधा हिस्सा दे सकता हूँ, बल्कि कंकाल का दूसरा आधा हिस्सा खोजने के लिए भी तुम्हें ले जाऊंगा। फैंग क्यूकियू रोड। राजकुमारी, कृपया बोलें। सु यिन ने सिर हिलाया। दूसरी पार्टी फैंग कबीले की राजकुमारी और शिक्षक की पुरानी प्रेमिका है। धैर्य निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं केवल सहमत हो सकता हूँ। चूंकि आप प्रेम संत के शिष्य हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप में प्रेम संत का आकर्षण है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि आप बेड़ियां तोड़ सकते हैं? फैंग क्यूकियू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, चलो ऐसा करते हैं, आप मेरे कबीले के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। अभी अभी आपने रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था की है, यानी घर। अब से आपको कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विधि का उपयोग किया जाता है। आधे घंटे के भीतर, जब तक आप बाहरी व्यक्ति, यदि आप इसमें प्रवेश करने की पहल करते हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आप प्यार के एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं, भले ही आप जीतें। यह सु यिन इस अनुरोध से स्तब्ध रह गया। वह खुद को रोक नहीं सका और ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि महल की गहराई में एक कमरा व्यवस्थित और साफ सुथरा था। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, बस कमरे में प्रवेश करें? फैंग क्यूकियू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। बेशक ये बिस्तर पर है। ठीक है, अब समय शुरू हो जाएगा। मैं इसे चुपचाप देखूंगा और परेशान नहीं करूंगा। हल्की सी मुस्कान के साथ फीनिक्स राजकुमारी मुड़ी और चली गई। यह कुछ देर सोचने के बाद सुयिन ने एक तरफ से जियोकू की ओर देखा। परी, क्या तुम आज़ाद हो? जाओ और मेरे बिस्तर पर बैठो। रोल। जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया, परी जियोकू ने अपना सिर नहीं घुमाया और फैंग क्यूकियू के ठीक पीछे उड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सु यिन ने अपना सिर खुजलाया। आधे घंटे में बिना घर से बाहर निकले लोगों को बिस्तर पर लिटा देना, ये थोड़ा मुश्किल है। अध्यापक, मदद नहीं कर सकता, लेकिन सांग यू को बगल में देख रहा हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैंने क्यूकियू से वादा किया है, बिना एक शब्द कहे। सोंग यू ने अपना सिर हिलाया, अपने ज्ञान के सागर में उतर गया और गायब हो गया। चलो हम चलें और देखें, फिर कोई रास्ता सोचें। अब जब वह सहमत हो गए तो उनके पास दूसरे पक्ष द्वारा तय किए गए आवास पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये फैंग कबीले द्वारा प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निवास है। ये बहुत विशाल है और सभी लकड़ी के तख्तों से बने हैं। ये शैली में प्राचीन है। कमरे में एक विशेष आत्मा सभा संरचना है जो दिव्य आत्माओं से भरी हुई है और दीर्घकालिक अपेक्षाओं से भरी हुई है। इसका खेती पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मदद। खिड़की के सामने बैठते ही दिव्य चेतना चारों ओर फैल गई। पूरा महल खाली है, बिना किसी आधे व्यक्ति के, यानी भले ही उसके पास प्रेम स्टंट हो, कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। ये जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहा है। एक क्षण का मौन। एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना खाना बनाना कठिन है। मुझे अपने प्रेम के करतब दिखाने दो, कम से कम एक महिला के लिए तो। तुम मुझे एक बाल क्यों नहीं देते? एक क्षण के लिए उसका चेहरा उदास हो गया। इसे भूल जाओ, इसे स्वयं करो, खूब सारा भोजन और कपड़े ले आओ और देखो कि क्या तुम कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हो। एक गहरी सांस लेते हुए, अपनी कलाई को फड़फड़ाते हुए, लैंग्या गुकिन उसकी हथेली में प्रकट हुई।
यूचांग कियोन की हत्या के बाद उसके शरीर पर मौजूद खजाना स्वाभाविक रूप से उसका हो गया और गुकिन उसका सामान बन गया। धीरे से ब्रश करें। ये वास्तव में शिक्षक ली वनियन द्वारा निर्मित एक असाधारण गुकिन है। जब टूटे हुए तार को जारी रखा गया तो उसके दिमाग में संगीत का एक टुकड़ा दिखाई दिया और जब उसने 5 उंगलियों को धीरे से हिलाया तो अचानक पियानो की आवाज़ पूरे आंगन में बहने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कोई नहीं है, अपने पियानो कौशल से कुछ लोगों को आकर्षित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ... आपने पूरा छत्र महल खाली करवा दिया, भले ही उसने प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और उसका उपयोग करने वाला कोई न हो, वह आपके मूल्यांकन में कैसे पास हो सकता है। कमरे से कुछ ही दूर एक महल में एक क्रिस्टल बॉल ने सुयिन के आंगन की स्थिति दिखाई। परी जियोकू ने अपने सामने दोस्त को देखा, कुछ हैरान। चूंकि यह एक परीक्षण है, इसलिए कम से कम दूसरे पक्ष को कुछ ऐसा तो दीजिए जो किया जा सके। क्या ऐसा करना बहुत ज्यादा नहीं है? फैंग किकियू हंसा, क्या तुम वहां नहीं हो? क्या तुम उसे हारते हुए देखोगे? परी जियोकू कुछ देर तक रुकी रही। वह जीतता है या हारता है? मुझे क्या हो गया है? ये सही है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, फिर अगर वह हार भी जाए तो कोई बात नहीं। फैंग किकियू रोड। परी जियोकू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसे इस तरह जानबूझकर हारने देना अच्छा नहीं है। यह अच्छा नहीं है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। फैंग किकियू की आंखों में एक सफल साजिश वाली मुस्कान दिखी। वह परी जियोकू ने कराहते हुए कहा, आधे घंटे के भीतर अगर कोई भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं करता है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। यह क्योंकि वह मुझे गोली देने का कर्जदार है, मैं उसकी मदद करती हूँ, उस तरह की नहीं जैसी आप कल्पना करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें गोली देना चाहता हूँ ताकि तुम उसकी मदद कर सको। फैंग किकियू ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि आप ये कहेंगे। इस बार मैंने जानबूझकर आपके लिए अवसर बनाए। इस तरह आपने अपने इरादे दिखाए हैं और उसकी मदद की है। आप भविष्य में आज्ञाकारी रूप से आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। परी जियोकू ने अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह आदमी एवेन्यू ऑफ लव सेंस का अध्ययन करने के बाद निश्चित रूप से भविष्य में एक बदमाश होगा। बदमाश में एक बदमाश का आकर्षण है जो लोगों को विरोध करने में असमर्थ बनाता है। फैंग किकियू ने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी पकड़ ली, उसकी आंखों में लालसा थी। 10,000 साल बाद भी मैं गुस्सा नहीं कर सकता। परी जियोकू अवाक थी। दूसरी पार्टी सही थी। वह लड़का जवान था और बहुत चिढ़ाने वाली बातें करता था, लेकिन उसका स्वभाव और साहस ऐसा था कि उसे मना करना मुश्किल था। पहली बार जब मैं मिला मैंने सीधे पवित्र गोली भेजी। पवित्र गोली की हड्डियों के लिए मैं बिना किसी डर के पवित्र भूमि में पहुंचा और कुंजी सफल रही। जब मैं फेग्यू में आया तो मैंने 10वीं ग्रिड में प्रवेश किया, पियानो कला की कोशिश की और यूचांग कियोन को हराया। मुझे ये कहना होगा कि यह व्यक्ति, चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें, अब तक देखे गए सभी विपरीत लिंगों से कहीं आगे है। ये कहना कि यह आकर्षक नहीं है झूठ है। अभी अभी दूसरे पक्ष के साथ पानी में गिरने की शर्मिंदगी के बारे में सोचते हुए परी जियोकू शर्मा गई। भूल जाओ, ये काम नहीं करेगा, बस एक बार उसकी मदद करो। ये सही है। चूंकि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं युवा था और मैंने अवसर खो दिया, अन्यथा मुझे इतने सालों तक इसका पछतावा नहीं होगा। फैंग किकियू के मुंह का कोना ऊपर उठ गया। वह जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त का व्यक्तित्व बहुत ही उदासीन था, इसलिए उसने सुयिन को एक परीक्षा दी और जानबूझकर एक मौका बनाया। अब ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव काफी अच्छा है। कोई यहाँ है। अपने दिल में भावना के साथ उसने परी जियोकू की आवाज़ सुनी। फैंग किकियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपना सिर उठाया। निश्चित रूप से उसने देखा कि क्रिस्टल बॉल में एक आकृति दिखाई दी, चुपचाप आंगन में प्रवेश किया और सीधे लड़के के कमरे की ओर उड़ गया। अतीत। मक्खियां अंडों को नहीं काटती। निश्चय ही बुरे लोग जहां भी जाते हैं मक्खियों को आकर्षित कर लेते हैं। अप्रत्याशित रूप से जब वह लोगों को ले गया था तब भी यह युवक दूसरों को बहका सकता था। फैंग किकियू ने नाराजगी से भरी ठंडी सांस ली। मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन है। बोलने के बाद क्रिस्टल बॉल पर उंगली रखी गई, प्रकाश टिमटिमाया और आकृति स्पष्ट हो गई जिससे एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। जैसे ही उसका शरीर अकड़ गया फैंग किकियू की आंखें काली हो गईं। माँ। परी जियोकू भी दंग रह गई। यह कोई और नहीं था जो सुयिन के आंगन में प्रकट हुआ था। ये फैंग किकियू की माँ थी जो फैंग कबीले की फीनिक्स की रानी थी। रानी हुआंग सुयिन के कमरे में गई। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? ... पियानो की आवाज़ धीमी हो गई थी और जैसे ही वह इसे बजाने वाला था सुयिन ने एक धीमी आवाज़ सुनी। अभी इसे मत बजाओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ देखना है। पुकारना। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता कमरे में एक परिपक्व व्यक्ति प्रकट हुआ। मैंने हुआंग महारानी को देखा है। सुयिन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है। रानी हुआंग ने थोड़ा इधर उधर देखा। सोंग यू कहाँ है? उसे बाहर आकर मुझसे मिलने दो। हाँ,
उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उभरा और सुयिन के मुंह के कोने हिल गए क्योंकि उसने जल्दी से ज्ञान के समुद्र के साथ संवाद किया। सोंग यू की बची हुई आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। सम्राट हुआंग, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगी, वह कमीना अब कहाँ है? महारानी हुआंग ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं 10,000 साल से दूर हूँ। आप कहाँ जानते हैं? महारानी हुआंग, अगर वह वास्तव में जांच करना चाहती है तो मुझे डर है कि वह महामहिम फैंग से पूछेगी। सोंग यू ने कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि वह ऐसा कह सकता है? रानी हुआंग ने व्यंग्य किया। वह तोता लेकर पैतृक भूमि पर चला गया। उसने सही अनुमान लगाया, वह थोड़ी देर में आपसे मिलने अवश्य आएगा। आपको केवल ये पता लगाना है कि उसने उस व्यक्ति, आपको और कियू एर को कहाँ छिपाया है। मैं इस मामले पर आपत्ति नहीं करूंगी। सोंग यू हिचकिचाया। क्यों? तुम कियू एर से शादी नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी उड़ा दूंगा ताकि तुम फिर से जीवित न हो सको। महारानी हुआंग अचानक उठ खड़ी हुई। उनके शरीर पर तूफान जैसी आभा थी। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, यद्यपि वह कोई संत नहीं है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति किसी संत से अधिक खराब नहीं है, या उससे भी अधिक खराब है। ये प्राचीन जानवरों का आतंक है। ठीक है, मुझे हुआंग के बारे में पूछताछ करने दो। सोंग यू के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, महारानी हुआंग ने कुछ और नहीं कहा और उनका शरीर कांप उठा और कमरे में गायब हो गईं। टीचर, यह क्या हो रहा है? ये देखकर कि दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, सुयिन को भी राहत मिली और उसने जिज्ञासा से देखा। यह मयूर कबीले की रानी है और सम्राट फैंग के साथ इसका इतिहास था। मैंने हैंडल पकड़ा और फिर मुझे अमरता का खून पाने का मौका मिला। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि फीनिक्स कबीला इस सर्वोच्च सार और रक्त का उपयोग करेगा? लोगों के लिए इच्छानुसार प्रयोग करें। फैंग किक्यू के लिए, वह बाद में मिले। जब वे पहली बार मिले तो वह एक बच्चा था और उसने कभी कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था। सांग युदाओ, सु यिन ने पलकें झपकाईं। पहली बार सुनने पर यह एक बड़ा शो लगता है। बहुत। उनकी बातचीत के अनुसार वह जान सकता था कि फीनिक्स कबीले का अमर रक्त बहुत कीमती है और सम्राट फैंग के स्कारलेट क्लाउड्स के रक्त से भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसी कीमती चीज को बाहर निकालने का कोई विशेष कारण नहीं है और मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सफल हो सकता है। प्रयोग वास्तव में असंभव है। चूंकि यह एक हैंडल है तो रानी हुआंग को कैसे पता चला? लंबे समय के बाद स्वाभाविक रूप से मैं इसे छिपा नहीं सकता। महारानी हुआंग गुस्से में थी और व्यक्तिगत रूप से मयूर कबीले की रानी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर सम्राट फैंग ने मुझे ली शिजुए से चिकित्सा उपचार लेने के लिए कहा। उसके बाद कुछ हुआ और हम सभी गिर गए। उद्धरण चिन्ह। सोंग यूजिंग अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए और अपनी आवाज कम करते हुए बोलना जारी रखना चाहता था। सम्राट फैंग यहाँ हैं। भाषण के अंत में सुयिन ने देखा कि सम्राट फैंग पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुके थे। ... क्या इसे ऐसा माना जाएगा कि उसने आपकी परीक्षा पास कर ली है? कमरे में क्रिस्टल बॉल में गायब हो रही आकृति को देखकर परिजीवकू ने अपना मुंह खोला और लंबे समय तक इसे बंद नहीं कर सका। उसका चेहरा लाल हो गया। फैंग किक्यू अवाक रह गई। यह मत मानिए, कोई सचमुच उसके कमरे में घुस आया था, और जहां तक बिस्तर पर न जाने की बात है तो इस पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मान लो यह उसकी माँ है। गुरु और बेटी, प्रशिक्षु और माँ। क्या हो रहा है? कैसे हो? चलो चलकर देखें, परिजीवकू ने कहा। फैंग किक्यू चुप था। इस क्रिस्टल बॉल से वह केवल आंगन ही देख सकती है, कमरे के अंदर का नहीं। पहले यह असंभव नहीं था, लेकिन अगर आप वाकई वह देखना चाहते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, तो आपकी माँ कैसे व्यवहार कर सकती है? वह कैसे व्यवहार करती है? अगर ठीक है तो माँ दूसरे के कमरे में उसकी पीठ पीछे क्यों घुसती है? पापा को पता न चले। फीनिक्स की रानी चली गई है। मैं अवसाद से भर गया था, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरे दोस्त की आवाज़ सुनाई देती रही। फैंग किक्यू ने जल्दी से अपना सिर उठाया और उसने देखा कि उसकी माँ की आकृति क्रिस्टल बॉल में गायब हो गई है। उसे ढूंढने के लिए कुछ तो करना ही होगा। फैंग किक्यू ने राहत की सांस ली। सम्राट फैंग यहाँ हैं। इसके तुरंत बाद दोनों ने सम्राट फैंग को आंगन में घुसते हुए देखा और सुयिन के कमरे में भी। फैंग किक्यू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ... मैंने सम्राट फैंग को देखा है। सुयिन ने सिर झुकाया। हाँ। सम्राट फैंग ने अपना हाथ हिलाया और सोंग यू की ओर देखा। आपने जो तोता प्राप्त किया है वह होशान की पैतृक भूमि में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। रक्त को पहचान लिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वह विरासत को स्वीकार कर सकता है या नहीं। जब तक आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं और विरासत को स्वीकार कर सकते हैं, तब तक यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। सोंग यू ने राहत की सांस ली। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। यदि यह विरासत को स्वीकार कर सकता है और एक मरे हुए रक्तवंश को प्राप्त कर सकता है, तो ये भी दर्शाता है कि मैं इस शक्ति का उपयोग उच्चतर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी कर सकता हूँ। सम्राट फैंग ने आह भरते हुए कहा, इस मामले में जियाओरू को बचाया जा सकता है।
उस समय हम एक आपदा का सामना कर रहे थे और हमारे पास जियाओरू का इलाज पूरा करने का समय नहीं था। अब वह कैसी है? वह कहाँ है? सोंग यू ने देखा। जियाओरू मोर कबीले की रानी है। मैंने उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। हालांकि वह सो रही थी, लेकिन वह उसे जीवित रख सकती है और गिरेगी नहीं। सम्राट फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, बस आपसे पूछने के लिए चून कि आप पुनर्जीवित हो सकते हैं। चिकित्सा के ऋषि, क्या आप पुनर्जीवित हो सकते हैं? क्या जियाओरू को बचाने का कोई मौका है? याओ शिंग भी www.metelenovel.com कर सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सुयिन, सोंग योदाओ पर एक नज़र। आशा है, यह न जानने से बेहतर है कि कब तक इंतजार करना है। सम्राट फैंग ने कहा, ठीक है। वह तोता सफलतापूर्वक पीछे के पहाड़ में प्रवेश कर गया। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा और आपको यदुन संत कंकाल का स्थान बताऊंगा। कहाँ? सुयिन और सोंग यू की आंखें एक ही समय में चमक उठीं। ड्रैगन क्षेत्र में, फेंगली ने कहा। सोंग यू कांप उठा, तुम यहाँ क्यों हो? ड्रैगन क्षेत्र, वह स्थान जहाँ तियानलोंग कबीला रहता है, उनके साथ दुश्मन है, और उसका चेहरा तियानलोंग पानी से क्षत विक्षत हो गया था, और यह इस तरह हो गया। अन्य स्थानों पर शायद आप इसे प्राप्त कर सकें, ड्रैगन डोमेन। वहाँ शायद ही कोई उम्मीद है। यीडुन एक जानवर संत है। उसने कई ड्रैगन को वश में किया है, और विरासत के कई वंशजों ने ऐसा किया है। तियानलोंग कबीले को लंबे समय से दुश्मन माना जाता है। सिर काटने के बाद शरीर स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा छीन लिया जाएगा। हजारों चाकू, कब्र खोदना और लाशों को कोड़े मारना। फेंगली ने कहा, ड्रैगन दुनिया के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं, और सभी साधक उन्हें वश में करने में सक्षम होने पर गर्व करते हैं। इसलिए जानवरों का रास्ता सिखाने की जिद उनकी आंखों में कांटा और उनके शरीर में कांटा बन गई है। स्वाभाविक रूप से शव को भी हटा दिया गया ताकि संबंधित संत पुनः प्रकट न हो जाएं। वास्तव में ये निराशाजनक नहीं हो सकता। उनके विचारों को जानकर सम्राट फैंग ने कहा, आप ये भी जानते हैं कि हर 10,000 साल में एक बार स्वर्ग और मनुष्यों के 5 क्षय जल्द ही आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए कैंगकियांग और हुआंगक्वान ने सभी संतों को बुझोऊ पर्वत में पीछे हटने के लिए इकट्ठा किया। हमने प्राचीन जानवरों को भी वहां जाने दिया। ड्रैगन सम्राट फैंग कबीले जुवानवू और किलिन को पहले ड्रैगन दायरे में इकट्ठा होने दें और चर्चा करें कि कैसे निर्णय लिया जाए। मैं देखता हूं कि क्या मैं पवित्र कंकाल को वापस लाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता हूं। उसे यह नहीं देना चाहिए। सोंग यू दंग रह गया। नहीं देते तो लड़ लो उससे। मैंने इतने सालों से लड़ाई नहीं की, मैं भी देखना चाहता हूं कि वो किस मुकाम पर पहुंच गया है। सम्राट फैंग ने नाक भान सिकुड़ी। उस समय अगर वह और शियाओरू न होते तो फीनिक्स की रानी को ये कैसे पता चल सकता था? उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगी और वह अब तक कैसे नहीं जागी? सोंग यू चुप रहा, थोड़ी देर रुका और बोला, आप सही कह रहे हैं, यह एक अवसर है। इसलिए यदि आप ड्रैगन क्षेत्र में जाते हैं तो क्या आप सुयिन को अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं। सुयिन दंग रह गई। ईदुन का पवित्र कंकाल 10 में से 8 या 9 नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब तक आप ड्रैगन क्षेत्र में हैं, आप स्थान को महसूस कर सकते हैं और इसे आसानी से पा सकते हैं। सोंग यू ने कहा। सुयिन ने सिर हिलाया। उसने जानवरों को वश में करने के मार्ग का अध्ययन किया है और उसके पास जानवरों के संतों का कोटा है। जब तक वह एक निश्चित सीमा के भीतर है, वह वास्तव में हड्डियों के अस्तित्व को महसूस कर सकता है। जाना तो ठीक है, लेकिन मेरी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है। अब उसकी सबसे बड़ी निर्भरता डैन सेज और लव सेज के नियमों की शक्ति है। एक बार जब वह ड्रैगन दायरे में इसका इस्तेमाल करता है तो उसे निश्चित रूप से खोजा जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये सिर्फ एक सुनहरा अमर है और कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ देर सोचने के बाद सोंग यू ने कहा, जब तक कि थोड़े समय में आपकी शुद्ध शारीरिक शक्ति भी अर्धऋषि के शिखर तक नहीं पहुंच सकती, जो एक दिव्य जानवर के बराबर हो। सुयिन हैरान थी। आपका वर्तमान भौतिक शरीर कई बार संतों की शक्ति से प्रभावित हो चुका है, और फीनिक्स ब्रिज के लाभों का उपयोग युद्ध प्रभावशीलता में बहुत सुधार प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये केवल अर्धऋषि के शुरुआती दिनों के समान है। सोंग यू ने कहा, यदि आप मार्शल आर्ट के साथ शिखर तक पहुंच सकते हैं, भले ही आपके पास अर्धऋषि अमर न हो, आप उड़ सकते हैं और अर्धऋषि के शिखर के बराबर शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ है? सुयिन की आंखें चमक उठीं। इससे पहले उन्होंने गोली संत और प्रेम संत को उधार लिया था, ऐसे नियमों का उपयोग करते हुए जिनका भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं था। यदि आप वास्तव में केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहकर इस प्रकार की युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो यह आपकी अपनी साधना का आधार है। सोंग यू ने आगे कहा, हालांकि यदि आप एक भौतिक शरीर चाहते हैं और छलांग और सीमा से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रवेश करने के अलावा कोई और अच्छा तरीका नहीं है। हुआलुंगची, और यह स्थान ड्रैगन डोमेन में भी है। ये कहना है कि चाहे आप यडुन सेंट कंकाल को ढूंढना चाहते हैं या भौतिक शरीर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ड्रैगन दायरे में जाने की आवश्यकता है। जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
मुझे बस इतना कहना है कि वह मेरे कबीले का एक प्रतिष्ठित अतिथि है। ड्रैगन क्षेत्र में जाना बहुत आसान है, लेकिन ड्रैगन पूल को विकसित करना इतना आसान नहीं है। आप केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं। फेंग ली ने कहा। ठीक है, सू यिन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ड्रैगन क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी होगी। बेशक, इसका आधार पहले प्रेम संत की हड्डियों को प्राप्त करना है। उस समय पिल, किन और लव के 3 संतों के साथ वे वास्तव में खतरे में हैं और सीधे संतों पर हमला करते हैं, डरते हैं कि यह ड्रैगन सम्राट होगा और सिर पर हिम्मत करेगा। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। रानी फीनिक्स को यह मत बताना कि मैं यहाँ था। सम्राट फैंग ने और कुछ कहना बंद कर दिया और जाने के लिए मुड़ गए। उसे दूर जाते देख सू यिन ने अपने सामने बची हुई आत्मा की ओर देखा। गुरुजी, फीनिक्स की रानी ने आपसे ये पूछने के लिए कहा था कि मयूर वंश की रानी कहाँ है। ऐसा लगता है कि आपने नहीं पूछा। वास्तव में महारानी हुआन बहुत दयनीय है। सम्राट फैंग ने उसे शियाओरू को चोट पहुंचाने के लिए माफ नहीं किया। हालांकि वह एक जोड़ी में लगती थी, लेकिन वास्तव में वे 10,000 सालों में एक साथ नहीं रहीं। सोंग यू ने अपना सिर हिलाया। सू यिन आश्चर्यचकित रह गई। शिक्षक को कैसे पता चला? सोंग यू ने कहा, मैं एक प्रेम संत हूं और मेरे पास अभी भी यह क्षमता है, विशेष रूप से इस तरह की। यदि आपने कई सालों से मांस नहीं खाया है तो आप इसे सही देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यिन अवाक थी। प्रेम संत के कौशल, ऐसा लगता है कि वे बहुत बकवास हैं। चिंता मत करो, मेरे पास महारानी हुआंग से निपटने का एक तरीका है। आदमी को वफादारी के बारे में बात करनी चाहिए और सम्राट फैंग मेरे दाव लोग हैं। उसे धोखा देना असंभव है। सोंग यू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, सू यिन ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि दूसरा पक्ष सही था। सम्राट फैंग मोर रानी पर इतना मोहित था और उसने 10,000 साल तक इसे नहीं बदला। इसे बेहद स्नेही माना जाता था और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपने शिक्षक के साथ एक अच्छा दोस्त बन गया। सू यिन दोनों बातें कर रहे थे और राजकुमारी फैंग किक्यू की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। सू यिन बाहर चला गया और फिर परी जियुको को एक दूसरे के पीछे चलते देखा और दोनों महिलाओं ने जिज्ञासा से उसे करीब से देखा। आधा घंटा भी नहीं हुआ है, राजकुमारी जल्दी आ रही है। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। जब दूसरे पक्ष ने मूल्यांकन के बारे में बात की थी, तब से केवल 1/4 घंटा ही बीता था और अभी भी काफ़ी समय बाकी था। आगे मत बढ़ो, तुम पास हो गए, फैंग किक्यू ने कहा। पास हो गया? सू यिन एक पल के लिए चौंक गई और फिर समझ गई। ऐसा लगता है कि सम्राट फैंग और हुआन को बाद में उसके कमरे में उसके बारे में पता चला। हाँ, आपको बस मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि पिता और माँ आपको खोजने आएंगे। क्या बात है, मैं आपको तुरंत प्रेम संत की पवित्र लाश के पास ले जाऊंगा। फैंग किक्यू ने उसे घूर कर देखा। सू यिन ने कुछ देर तक सोचा और अपनी मुट्ठी बांध ली। ये शिक्षक ही था जिसने सम्राट फैंग और महारानी हुआन को कुछ ऐसा करने में मदद की थी जिसमें फैंग कबीले की सर्वोच्च वंशावली शामिल थी। इसे प्रकट करना अस्थायी रूप से असुविधाजनक है। एक बार उपलब्धियां हासिल हो जाने के बाद वे निश्चित रूप से छिपी नहीं रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी मुझे माफ़ कर देंगी। वह अपने माता पिता के बीच के मनमुटाव के बारे में किसी को नहीं बता पाएगी। उसने भी इस बारे में पूरी निष्ठा से बात की। सबसे ऊंची रक्त रेखा। एक पल के लिए स्तब्ध होकर, हालांकि फैंग किक्यू को अभी भी कुछ संदेह था, वह 7 या 8 बिंदुओं पर विश्वास करता था। उसने अपने माता पिता को कई बार अमर वंश के मामले का उल्लेख करते हुए सुना और यह सोंग यू से संबंधित लग रहा था। ये भी इस घटना के कारण था कि दूसरा पक्ष लंबे समय तक फेग्यू में एक अतिथि के रूप में रहने में सक्षम था और वह उसके और करीब आ गई। ये कारण बताना स्वीकार्य है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। फैंग किक्यू को पहले आगे बढ़ना चाहिए, मेरे साथ आओ। जब वह सोंग यू की बची हुई आत्मा से मिली तो उसने पवित्र लाश को दूसरे पक्ष को देने की योजना बनाई। तथाकथित परीक्षण सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए था। इस समय अपनी मां को दूसरे पक्ष के कमरे में भागते हुए देखकर वह अब मूड में नहीं थी। सू यिन दूसरी तरफ चली गई और तेजी से एक बड़े कमरे में पहुंच गई। एम्बर ग्रीस जल रहा था और कोने में अनगिनत फूल लगे हुए थे। खुशबू तीखी थी। आपको ये जानने के लिए इसे देखने की जरूरत नहीं है कि यह एक महिला का शयनकक्ष था। घर के बीच में एक क्रिस्टल ताबूत है जिसमें शव का आधा हिस्सा रखा हुआ है। इस चीज को उस जगह पर रखना जहां आप दिन रात रहते हैं, ये भी बहुत स्नेही है। सू यिन ने ताबूत के अंदर देखा। लाश में केवल ऊपरी शरीर है, लेकिन डैन शेंग और किन शेंग के विपरीत इसमें पूरा मांस और खून है। विशेष रूप से उपस्थिति त्वचा सुर्ख और लोच से भरी है, जैसे कि यह सिर्फ सो रहा था, मरा नहीं। बस ये हान लुओंशु की मूर्ति से अलग है। कैन नियान की तरह जिसे उसने देखा है, इसे किसी विशेष घृणित और डरावनी चीज द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उसका शरीर 3127 टुकड़ों में बंटा हुआ था। ऊपरी शरीर को जोड़ने में मुझे 5000 साल लगे। फैंग किक्यू ने अपने हाथ की हथेली पकड़ी और ताबूत का ढक्कन खोला।
सोंग यू की पवित्र लाश धीरे धीरे ऊपर उड़ी। अब तुम्हारे पास हमें प्रेम संत पर हमला करने में सफल होना चाहिए और उसे वापस जीवित करना चाहिए। मुझे निराश मत करो मैडम, चिंता मत करो। सू यिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चाहे जो भी हो मैडम, कहना सही था। हाँ, फैंग किकियू ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे और फिर कहा, मैं अब आपको दूसरे आधे हिस्से को खोजने के लिए साइकेडेलिक पर्वत पर ले जाऊंगा। मैंने सही अनुमान लगाया। शेन हुआन और झाओ मी को वास्तव में यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो बस अंदर जाने और शरीर को चुराने का एक तरीका सोचते हैं। सू यिन ने सिर हिलाया। शेन हुआन और झाओ मिजिन दोनों संत हैं और उन्हें वुवेई दाओजुन के समान ही होना चाहिए। वे बुझू पर्वत पर गए और उस पवित्र भूमि पर नहीं थे जहां वे थे। निश्चित रूप से इस समय चोरी करने का सबसे अच्छा समय है। बेशक अगर वह न होता तो वह ये नहीं समझ पाता कि पवित्र कंकाल कहाँ है। भले ही फैंग किकियू की ताकत मजबूत और एक ऋषि के बराबर थी, लेकिन जब वह वहां पहुंचता तो उसे ढूंढ पाना असंभव होता। पवित्र भूमि एक विशाल शहर है, सिर्फ एक कंकाल है, इसे ढूंढना मुश्किल है। इस बार साइकेडेलिक पर्वत पर खतरा छोटा नहीं है। परी, कृपया रुकें। सू यिन ने परी जियोकू को देखा। पवित्र कंकाल को ढूंढना उसका अपना काम है। दूसरे पक्ष को उसका पीछा करने देना बहुत खतरनाक है और यह पूरी तरह से अनावश्यक है। हाँ, परी जियोकू ने सिर हिलाया। परी जियोकू ने जोर नहीं दिया। चल दर, कोई बकवास नहीं। फैंग क्यूईक्यू ने इसे पकड़ लिया और फैंगलिंग से बनी एक उड़ने वाली नाव हवा में दिखाई दी, अंतरिक्ष को तोड़ते हुए और तेजी से उड़ गई। इतनी तेजी, पानी की लहरों की तरह रंग बिरंगे बिखरे हुए स्थान को देखकर सू यिन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। साधारण लोग टेलीपोर्टेशन आकर्षण की मदद से ऋषि सीधे अंतरिक्ष को चीर सकते हैं। हालांकि फैंग किकियू एक ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, एक दिव्य जानवर के रूप में उसके पास कई तरीके हैं और वह एक साधारण ऋषि से कमजोर नहीं है। उड़ती हुई नाव के ऊपर बैठकर सू यिन निष्क्रिय नहीं था। वह आत्मा में सोंग यू की लाश के साथ संवाद कर रहा था, नियमों की शक्ति का उपयोग करके संघनित हो रहा था। ये लंबे समय तक नहीं था और उसकी हथेली में एक अतिरिक्त जेड बोतल थी। इसमें खून की दर्जनों बूंदें हैं। इंसार और रक्त में पवित्र आत्मा की एक मजबूत भावना होती है। एक बूंद आपको इसके बारे में चिंता किए बिना अर्ध पवित्र शिखर की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देगी। सोंग यू की आवाज़ सुनाई दी। इसे महसूस करने के बाद सू यिन थोड़ा मुस्कुराई। मांस और रक्त में पवित्र आत्मा की आत्मा अपेक्षाकृत शुद्ध है। हालांकि प्रेम के ऋषि के नियम हैं, ये हड्डियों की तरह मजबूत नहीं है। पहले प्राप्त पवित्र कंकाल इतने कम थे कि उनका इच्छानुसार उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब जब वे बहुत अधिक हैं तो पवित्र आत्मा की भावना ही पर्याप्त है। पुकारना। जैसे ही सार और रक्त एकत्र किया गया, फेजो थोड़ा हिल गया और फैंग किकियू की आवाज़ सुनाई दी, साइकेडेलिक पर्वत यहाँ है। सू यिन ने ऊपर देखा और देखा कि उसके सामने बादलों में एक विशाल पर्वत खड़ा था, जो हरे रंग का था, विभिन्न वनस्पतियों से ढका हुआ था। सफ़ेद बादल छाए हुए थे और मौसम भी विविधतापूर्ण था। उनमें अनगिनत परी जानवर उड़ रहे हैं और फेग्यू में उनसे भी अधिक हैं। सू यिन आश्चर्यचकित थी। मैं पहले भी वुवेई की पवित्र भूमि पर गई हूँ। यह एक विशाल शहर जैसा दिखता है, यह एक संप्रदाय जैसा क्यों है? ये सब एक भ्रम है, फैंग किकियू ने भौहें उठाते हुए कहा। माया, खैर, ये पहाड़, ये पेड़, ये पक्षी और जानवर सभी भ्रम हैं। यदि आप साइकेडेलिक पर्वत में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको भ्रम को तोड़ना होगा, अन्यथा आप हमेशा के लिए इसमें खो जाएंगे और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, फैंग किकियू ने कहा। यह सू यिन को विश्वास नहीं हुआ। बिना कुछ बताए फैंग किकियू ने एक विलोपत्ती जैसी चीज निकाली और उसे सौंप दिया। ये ब्रेकिंग तावीज़ है। इसे अपनी भौहों के बीच में रखो और तुम वास्तविक स्थिति देख सकोगे। विलोपत्ता लेने के बाद सू यिन ने अपनी भौहें दबाईं और फिर से दशान को देखा। यह उससे बिल्कुल अलग था जो उसने अभी देखा था। पहाड़ और सफ़ेद बादल गायब हो गए और एक राजसी शहर हमारे सामने प्रकट हुआ। ये कुछ हद तक वुवेई की पवित्र भूमि के समान है, जो 100 ली से अधिक क्षेत्र को कवर करता है और जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन पहली नज़र में यह महिलाओं से घनी तरह से भरा हुआ है, एक भी पुरुष नहीं। साइकेडेलिक माउंटेन के मालिक झाओ मिजेन और शेन हुआन वरिष्ठ भाई बहन हैं। वे एक साथ बड़े हुए, बचपन के प्रेमी, बिना किसी अनुमान के 2 बच्चे। पूर्व गहरा स्नेही है, लेकिन वह जूनियर बदमाश सोंग यू से मिला जब वह 17 साल का था, जब वह अभ्यास करने के लिए बाहर गया था। फैंग किकियू ने भावहीनता से कहा, आपको अगली बात के बारे में सोचने में सक्षम होना चाहिए। बाद में सोंग यू गिर गया और शेन हुआन ने अपने वरिष्ठ से शादी कर ली, लेकिन फिर भी वह अभी भी दूसरे पक्ष को नहीं भूल सकी और चुपके से उसकी हड्डियों को इकट्ठा कर लिया। समय कम है, लेकिन समय लंबा है। झाओ मी वास्तव में कैसे नहीं जान सकता, लेकिन वह एक मृत व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वह छोटी बहन के स्वभाव और स्वभाव को बेहतर जानता है। यदि आप वास्तव में उपद्रव करना चाहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से मर जाएंगे और अल्पकालिक खुशी खो देंगे।
ईर्ष्या दुख के अलावा साइकेडेलिक पर्वत के सभी पुरुषों को भगा दिया गया था। अब ये पवित्र भूमि एक बेटी देश है और कोई भी आदमी इसे नहीं देख सकता है। चलो थोड़ी देर में चलते हैं, तुम्हें अभी भी थोड़ा सा दिखावा करना होगा, नहीं तो मुझे डर है कि हड्डियां मिलने से पहले ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। महिलाओं के कपड़ों की तो बात ही छोड़ो, मैं अपने शरीर पर कुछ रेखाएं खींच लूंगी ताकि वे उन्हें देख न सकें। दूसरे पक्ष का मतलब समझते हुए सू यिन ने कहा, अदृश्यता निर्माण पैटर्न हालांकि वास्तव में अदृश्य नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए अदृश्य हो सकता है जिनका साधना स्तर क्वासी सेज पीक से कम है। खून की एक बूंद जलाकर सू यिन ने खुद को क्वासी सेज पीक की ताकत दी और फिर ब्रश निकालकर उसका रेखाचित्र बनाया। सरणी पैटर्न, इसे तथाकथित नक्काशी कहते हैं। फॉर्मेशन पैटर्न और पेंटिंग पथ की आपकी समझ कमजोर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दोनों को एक साथ पूरी तरह से मिश्रित कर सकते हैं। फैंग किकियू आश्चर्यचकित हुआ। उसने अन्य लोगों को गठन पैटर्न को गढ़ते देखा है, वे सभी नक्काशीदार चाकू से उकेरे गए हैं। यह एक ब्रश के साथ समान प्रभाव प्राप्त कर सकता है। यूयू द्वारा www.ukanshu.com पढ़ना ताकत को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उनके शिष्य होने की अपेक्षा थी, वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। एक पल के लिए उसके सामने वाले व्यक्ति से सोंग यू को बचाने की उम्मीद थोड़ी अधिक हो गई। पैटर्न जल्दी से तैयार हो गया और सू यिन ने राहत की सांस ली तथा उसे सक्रिय करने के लिए अपने शरीर में बल लगाया। गुंजन, एक हल्की चीख के साथ पूरी आकृति सीधे अपनी जगह पर गायब हो गई। फैंग किकियू की ताकत के कारण वह सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना इसका पता नहीं लगा पाएगा। इतना खराब भी नहीं। प्रशंसा के एक शब्द के साथ फैंग किकियू उसके सामने साइकेडेलिक पर्वत पर उड़ गया। सू यिन ने उसका पीछा किया और जल्द ही शहर की चौड़ी सड़कों पर पहुंच गई। हर जगह औरतें थीं, यंग और यानयान चहचहा रही थीं, वहां बहुत चहल पहल थी। नहीं, वहां संत हैं। सड़क पर कुछ कदम चलने के बाद फैंग किकियू की भौहें अचानक उठ गईं और उसका चेहरा उदास हो गया। संत, सू यिन दंग रह गई। क्या झाओ मिज़ेन और शेन हुआन जोशान नहीं गए थे? ये झाओ मिज़ेन और शेन हुआन की शक्ति नहीं है। फैंग किकियू ने अपना सिर हिलाया। सोंग यू के शरीर के लिए लड़ने के लिए उसने शेन हुआन और उसकी पत्नी के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी। वह इन दो संतों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, चाहे वह उनकी शक्ति हो या न हो, जिसे सीधे महसूस किया जा सकता था। वह कौन है? सू यिन ने भौहें सिकुड़ी। सामान्यतः कहा जाए तो किसी पवित्र स्थान पर अन्य संतों को अपनी इच्छा से प्रवेश की अनुमति नहीं होती, विशेषकर तब जब उसका स्वामी वहां मौजूद न हो। मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह की आभा कभी नहीं देखी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक अर्धऋषि के शिखर की आभा भी, और ताकत 9 गीतों से कम नहीं है। फैंग किकियू रोड, एक संत, एक अर्धऋषि शिखर। सू यिन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी प्रेम ऋषि की तलाश में यहाँ हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस तरह सोचता है। साइकेडेलिक पवित्र भूमि, यदि आप कहना चाहते हैं कि सबसे मूल्यवान क्या है, तो ये बात हो सकती है। सच्चा पवित्र स्थान। अन्य पवित्र स्थानों के लिए भी ये बहुत डरावना है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। इस बार संत कंकाल की तलाश करना, मुझे डर है कि यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। फैंग किकियू ने अपना सिर हिलाया। शुरू में उसने सोचा कि वह व्यक्तिगत रूप से शॉट लेगी। बिना किसी संत के चोरी करने की बात तो दूर, वह एक कठिन पकड़ में फंस जाएगी। जब उसने इन दो ताकतों को महसूस किया तो वह तुरंत समझ गई कि यह इतना आसान नहीं था। सू यिन ने सिर हिलाया। 36 रास्ते खुल गए हैं। हालांकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसे लगभग एक दिन में फैल जाना चाहिए था। अमर दुनिया में आए हुए उसे लगभग एक दिन हो गया था और मार्ग खुल गया था। हालांकि यह केवल उन भिक्षुओं के बीच फैला था जो मार्ग को समझते थे, लेकिन बहुत से लोग इसे इतने लंबे समय से जानते होंगे। बातचीत करते हुए दोनों जल्दी से भीतरी शहर की ओर चले गए। फैंग किकियू में एक संत जैसी ही ताकत थी और वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग इसे देखें। शहर के भिक्षुओं के लिए यह पता लगाना असंभव था। जहां तक सू यिन की बात है तो उसके शरीर पर अदृश्यता की तरह ही संरचना चित्रित की गई थी। दोनों ने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए सर पर दौड़ लगाए। नहीं, ये साइकेडेलिक पर्वत सभी महिलाओं का है। ये तर्कसंगत है कि यह लोगों को समृद्धि और गिरावट का एहसास दिलाए। इस शहर में ऐसा कोई आभामंडल क्यों नहीं है? थोड़ी देर तक उड़ने के बाद सू यिन उलझन में पड़ गई। यह एक ज्वालामुखी है, फैंग किकियू ने कहा। साइकेडेलिक पर्वत को एक पर्वत कहा जाता है, न कि एक पवित्र भूमि या शहर, क्योंकि वह स्थान जहां आंतरिक शहर स्थित है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आग सकारात्मक है और सक्रिय ज्वालामुखी केंद्र में दबा हुआ है। स्वाभाविक रूप से सभी इन दबा हुआ है। वे सभी दूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह महिला के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इसलिए यहाँ साधना करने पर भौतिक शरीर बेहद शक्तिशाली होता है। यह सू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से सीधे आगे देखा। निश्चित रूप से शहर के बीच में शाही शहर जैसी कोई दीवार नहीं थी, बल्कि माउंट फूजी जैसा उभार था।
यह एक विशाल गड्ढा है जो ज्वालामुखी के ठीक अंदर साइकेडेलिक पर्वत का आंतरिक शहर है। अल्पविराम। क्रेटर के बाहर दो आकृतियां, एक सफेद और एक काली, हवा में तैर रही हैं। उनके कपड़े स्पष्ट हैं और उड़ान बहुत ऊंची नहीं है। ये समझ में आता है कि बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन अजीब बात यह है कि नीचे आने जाने वाले लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 36 प्राचीन ऋषियों के मार्ग खुल गए हैं, जो दर्शाता है कि जिन कैदियों को दबाया गया था वे अपने पिंजरों से भाग गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे अमर दुनिया में आए या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं होंगे। हमें इन सभी पवित्र कंकालों को जल्द से जल्द इकट्ठा करना चाहिए, अन्यथा वे उन्हें प्राप्त कर लेंगे। यह अनावश्यक परेशानी का कारण होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने दोनों हाथ पीछे करके सफ़ेद कपड़े पहने युवक ने हल्के से कहा, तो इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। जू शाओ, चिंता मत करो। काले कपड़े पहने आदमी ने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, इसे मुझ पर छोड़ दो, कोई समस्या नहीं होगी। यह अच्छी बात है, अगर यह विफल हो गया तो आपको परिणाम पता है। जू शाओ भावहीन थी। हाँ, काले कपड़े वाला आदमी गंभीर दिख रहा था। अगर फैंग किकियू ने दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो वह चौंक जाएगा, क्योंकि जू शाओ सिर्फ एक अर्ध संत है और काले कपड़े वाला आदमी एक असली संत है। यद्यपि संत और अर्ध ऋषि केवल एक स्तर के अंतर पर हैं, फिर भी दुनिया और पृथ्वी के बीच एक अंतर है। अर्ध ऋषि वास्तव में संत से इस तरह बात करते हैं और उत्तरार्ध न केवल बेजान है बल्कि मुस्कुराता भी है, जो अविश्वसनीय है। हालांकि वो वे पवित्र भूमि ने इस खबर को दबा दिया, फिर भी मुझे कुछ मिल गया। डैनिशेंग की हड्डियां ले ली गईं। अभी अभी यू चांगकियोन का सिर काट दिया गया और किनशेंग की हड्डियां गायब हो गईं। इसका मतलब है कि हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने 36 प्राचीन हड्डियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पवित्र शव। जू शाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, हमें उनसे तेज होना चाहिए। हाँ, काले रंग के आदमी ने जवाब दिया और उसके सामने गड्ढे को देखा। हमें जो खबर पता है उसके अनुसार शेन हुआन का प्रेम संत सोंग यू के साथ संबंध है, लेकिन बाकी अभी भी हवा में है। शरीर के इस आधे हिस्से को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें हमेशा अपने साथ रखा जाता है और वे हर कदम पर पीछे नहीं हटेंगे। बाहरी लोगों के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है, लेकिन अगर आप इस बार जोशान जाते हैं तो एक बार जब आप इसे ले जाते हैं तो अन्य संतों द्वारा देखा जाना आसान है। सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य रूप से आंतरिक शहर में छिपा होगा। गहरा। जू शाओ ने पूछा, क्या विशिष्ट स्थान की जांच की गई है? शेनहुआन का खजाना 3 स्थानों पर छिपा है। पहला, साइकेडेलिक माउंटेन का खजाना घर। झाओ मिज़ेन अक्सर इस जगह में प्रवेश करेगा। अपने प्रेमी के शरीर को छोड़ना स्पष्ट रूप से अनुचित है। दूसरा, उसका अपना निजी खजाना, एक संत के रूप में। उसका अपना खजाना है, बिल्कुल साधारण महिलाओं के गहनों के बक्से की तरह। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि झाओ मिज़ेन यहाँ खोजबीन नहीं करेगा, लेकिन वे दोनों लंबे समय तक साथ रहते हैं। ये गारंटी देना मुश्किल है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। भले ही शेन हुआन झाओ मिज़ेन से प्यार न करता हो, ताओवादी युगल बनने के लिए आपको अभी भी अपनी भावनाओं का अनुमान लगाना होगा। उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े पहने आदमी ने विश्लेषण किया और कहा, तो सबसे संभावित स्थान केवल अंतिम स्थान है, रिलेंटलेस मैजिक होल। जू शाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है वह स्थान जहां शेन हुआन एक पवित्र व्यक्ति बन गया था? काले रंग का आदमी। हाँ, बहुत से लोग जानते हैं कि निर्दयी काल्पनिक गुफा वह स्थान है जहां शेन हुआन संत के माध्यम से टूट जाता है और कल्पना के मार्ग को पार करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह वह स्थान भी है जहां वह और प्रेम ऋषि सोंग यू पहली बार मिले थे। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष वास्तव में प्रेम ऋषि की हड्डियों को नीचे रखना चाहता है। ये यहाँ होना चाहिए। आगे का रास्ता दिखाओ। जू शाओ ने अचानक अपना हाथ हिलाया। काले कपड़े पहने आदमी ने आगे कहा, युवा मास्टर जू, सावधान रहें। निर्दयी जादू की गुफा साइकेडेलिक पर्वत का निषिद्ध क्षेत्र है और वहाँ कई भूलभुलैया और प्रेत हैं। जू शाओ के चेहरे पर उदासीनता थी, जो एक मजबूत आत्मविश्वास को प्रकट कर रही थी। चिंता मत करो, साधारण साइकेडेलिक संरचनाएं मुझे रोक नहीं सकती। पुकारना। दोनों सीधे गड्ढे में उड़ गए और सबके सामने गायब हो गए। अल्पविराम। कितना शक्तिशाली साधन और साहस। क्रेटर के ऊपर मंडराते हुए सुयिन नीचे की घनी इमारतों और संरचनाओं को देखकर प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। सत्य के अनुसार ये सक्रिय ज्वालामुखी अवश्य ही फटेगा और अंदर की आग उबल रही है और गर्मी अद्भुत है। यहाँ एक संप्रदाय की स्थापना निस्संदेह मृत्यु का कारण बनेगी। फैंग किकियू ने भी भावुक होकर कहा, वे जादुई व्यू, भूलभुलैया और कई अन्य संरचनाओं को बनाए रखने के लिए पृथ्वी की अग्नि की शक्ति का उपयोग करते हैं और फिर शक्ति का एक हिस्सा खींचते हैं और इसे बाहरी शहर में छोड़ देते हैं, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति टूट जाती है। ज्वालामुखी को भी प्रेशर कुकर की तरह ही फटने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचना होता है। प्रतिद्वंद्वी ने विस्फोट बिंदु के ठीक नीचे शक्ति को दबाने के लिए बहुत सारी संरचनाओं और तरीकों का इस्तेमाल किया।
हम न केवल निरंतर बिजली निकाल सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बना सकते हैं। साधन या विचार कोई भी हो, ये चौंकाने वाला है। समझाने के बाद फैंग किकियू ने देखा, क्या आप सही स्थिति को समझ सकते हैं? सू यिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। जमीन पर आग, भूल भुलैया और प्रेत संरचनाओं से हस्तक्षेप है और संत कंकाल की स्थिति की पुष्टि करना मुश्किल है। मैंने सोचा कि जब तक वह प्रेम के मार्ग की अपनी समझ पर भरोसा करते हुए आंतरिक शहर में प्रवेश करता है, तब तक उसे हड्डियों का स्थान आसानी से मिल जाना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से हर जगह प्रेत संरचनाएं हैं जो इस तरह के प्रेरण में हस्तक्षेप करती हैं, यहाँ तक कि वह कुछ हद तक निश्चित था। अनुमति नहीं है। हालांकि मैंने शेन हुआन से कई बार लड़ाई की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने पवित्र कंकाल कहाँ रखा है। ऐसा लगता है कि मैं केवल नीचे जाकर इसे थोड़ा सा ढूंढ सकता हूँ, फैंग किकियू ने कहा। इस समय सोंग यू की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, आपने सही अनुमान लगाया, ये निर्दयी जादुई गुफा में होना चाहिए। निर्दयी जादुई छेद। उस समय मैं प्रेम के ऋषि के नियमों को समझता था और बहुत अहंकारी था। मैंने सुना था कि यहाँ एक अथक जादुई गुफा है। मैं उत्सुकता से भरा हुआ था, इसलिए मैं जांच करने आया था। सोंग यू थोड़ा शर्मिंदा था। फिर मैं यहाँ हुआन से मिला, उसे मुझसे प्यार हो गया और जानबूझकर यहाँ डेट किया। अगर उसने वास्तव में मेरा शरीर लिया तो इसे निश्चित रूप से यहाँ रखा जाएगा। सू यिन ने अचानक शिक्षक की ओर देखा और उसकी प्रशंसा शब्दों से परे हो गई। अन्य लोगों की अथक जादुई गुफा में स्नेहपूर्ण कार्य करते हुए, अन्य लोगों के साइकेडेलिक पर्वत के मालिक के साथ सोते हुए, शिक्षक वास्तव में भयंकर है। दिशा निर्धारित करने के बाद दोनों ने जल्दी से वह स्थान ढूंढ लिया और उड़कर वहां पहुंच गए। ज्वालामुखी के बीचों बीच एक निर्दयी प्रेत गुफा बनी हुई थी। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, मैंने अपने चेहरे पर गर्मी की लहर महसूस की, जिससे मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई। यहाँ का प्रेत समूह बहुत डरावना है। पास होने के लिए आपको अपने पिता को मारना होगा, अपनी माँ को मारना होगा, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मारना होगा और वास्तव में निर्दयी होना होगा। लेकिन कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? अंदर की संरचना को देखकर सोंग यू ने आह भरी। फैंग किकियू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये निर्दयी तरीका है। खैर, चूंकि मैंने सुना था कि दुनिया में ऐसी जगह है, इसलिए मैं वहां आना चाहता था और वहां जाना चाहता था। सोंग यू ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं जल्दी से अंदर जाने के बाद अंदर एक गुप्त दरवाजा छोड़ आया हूँ। रास्ता भावुकता से ज्यादा निर्दयी है। जब तक आपके दिल में दोस्ती है तब तक इसे तोड़ना आसान है, लेकिन यह वास्तव में निर्दयी है। इससे गुजरना लगभग असंभव है। ठीक है, सू यिन ने उसी समय सिर हिलाया। प्रेम संत परिलोक में एकमात्र साधक है जो प्रेम से परे है तथा उसका सर्वाधिक महत्व है। एक दूसरे के संकेत पर चलते हुए दोनों एक ही समय में अंदर चले गए। गुफा में प्रवेश करते ही प्रेत सरणी तुरंत सक्रिय हो गई। सू यिन थोड़ी देर आगे बढ़ी और उसने शांगगुआन वानकिंग को आते देखा। उसकी आंखें घूम रही थीं और क्रिस्टल आंसू किसी भी समय टपक सकते थे, लेकिन यह अभिव्यक्ति क्षणभंगुर थी और उसने अपनी जगह ले ली। यह एक गहरी शिकायत है। मैं तुम्हारे लिए पूरे दिल से हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि कैसे संजोना है। लेकिन तुम और अधिक महिलाओं को खोजने जाते हो। आज से तुम और मैं पूरी तरह से दयालु होंगे। धमाका। जब आवाज़ खत्म हुई तो एक तलवार भोंक दी गई। इसके तुरंत बाद फेरी जियो को भी एक तरफ दिखाई दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं। आपके पास वास्तव में अन्य महिलाएं हैं। ये भ्रम सचमुच वास्तविक है। शिक्षक सोंग यू के अग्रिम मार्गदर्शन के साथ, ये जानते हुए कि उसके सामने सब कुछ नकली था, सू यिन ने अपना सिर हिलाया, अपनी हथेली को फैलाया और धीरे से थपथपाया। क्लिक करें। लगातार 2 ध्वनियों के बाद शांगगुआन वानकिंग और फेरी जियोकू को एक ही समय में अवरुद्ध कर दिया गया। सू यिन हल्के से मुस्कुराए और दौड़ी। एक प्रेम संत के रूप में केवल 2 महिलाएं कैसे हो सकती हैं? छोटी संरचना। दोनों महिलाओं को झगड़े का जिक्र किए बिना शर्मीले चेहरे के साथ उनकी आंखों के सामने से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुकारना। सू यिन बाहर निकल गई। भ्रम टूट गया। शिक्षक का पिछला दरवाजा वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन गड्ढा भी एक वास्तविक गड्ढा है। ये सोचकर कि अभी अभी पर्यावरण में क्या हुआ था, सू यिन का मुंह फड़क उठा। उनके शब्दों के अनुसार दूसरे पक्ष द्वारा छोड़ा गया पिछला दरवाजा मैल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भ्रम में कौन दिखाई देता है, वास्तव में एक दूसरे से प्यार करना अच्छा है। सौभाग्य से केवल शांगगुआन वानकिंग और परी जियो को दिखाई दिए। यदि परमानंद के महान दानव राजा और दाहेई, मुझे लगता है कि वे केवल अपनी गर्दन पहुंच सकते थे और आत्महत्या कर सकते थे। भावना के साथ फैंग किकियू अपने आसपास के लोगों के सामने आए। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था और यह स्पष्ट था कि वह भी प्रेत सरणी से प्रभावित थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने क्या अनुभव किया है, लेकिन इस छोटी बेटी की अभिव्यक्ति को देखकर सोंग यू से संबंधित होना चाहिए। इसके बारे में और न सोचते हुए सू यिन ने आगे की ओर देखा। इस निर्दयी प्रेत गुफा का दायरा बहुत बड़ा है और ये 2 या 3 एकड़ जमीन जैसा दिखता है। इसके सामने अशांत जमीनी आग, एक विशेष मोहर द्वारा अवरुद्ध,
एक समृद्ध परी आत्मा में बदल जाती है, धीरे धीरे फैलती है और इसे पोषण देती है। भौतिक शरीर, ये वास्तव में साधना के लिए एक खजाना स्थान है। सू यिन आश्चर्यचकित थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा वुटोंग पैलेस की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है जहाँ वह पहले रहता था। यदि वह अक्सर यहाँ साधना करता है तो उसकी शक्ति छलांग और सीमा से आगे बढ़ने के लिए बाध्य है और प्रगति बहुत तेज है। गुफा के सबसे भीतरी भाग में पत्थर की मेजें, पत्थर की बेंचें, पत्थर के बिस्तर और कुछ दैनिक जरूरत की चीजें हैं, साथ ही कुछ चमकीले लाल रंग के सी अक्षर भी हैं। अप्रत्याशित रूप से 10,000 साल हो गए हैं और अभी भी यह नज़र बनी हुई है। गीत यूकनियन, उसकी आंखें जटिल थे। असली शादी के लिए मैचमेकर के शब्दों की आवश्यकता होती है, 3 सुंदरियां। उसके और शेनहुआन के बीच, उनके पास पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कैंची से कुछ लाल कागज काट दिए और यहाँ दुल्हन के कक्ष में प्रवेश किया। मैंने सोचा था कि 10,000 वर्षों के बाद ये बहुत पहले ही राख में बदल गया होगा और पूरी तरह से गायब हो गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इसे महान जादुई शक्ति के साथ बनाए रखेगा। झाओ मिज़ेन के सिर पर टोपी वास्तव में मजबूत है। हुन्फ, उसकी आवाज़ सुनकर फैंग किकियू नाराजगी से भर गया और बोला, सू यिन, क्या तुम जल्दी नहीं करोगे और पवित्र कंकाल को ले जाकर यहाँ से नहीं चले जाओगे? हाँ, जल्दी से सिर हिलाते हुए सू यिन तेजी से पत्थर के बिस्तर की ओर चली गई। शिक्षक का अर्ध पवित्र कंकाल उस पर सपाट पड़ा था। ऊपरी शरीर की तरह इसमें मांस और खून है और ऐसा लगता है कि इसका अक्सर ख्याल रखा जाता है। त्वचा साफ है और धूल नहीं है। ये बछड़े की स्थिति है और हड्डी का एक टुकड़ा गायब है। ये हान लोक्स्यू द्वारा लिया गया टूटा हुआ हिस्सा है। एक हल्की पकड़ के साथ सू यिन पवित्र कंकाल को हटाने ही वाली थी और अचानक परिवर्तन हुआ। अप्रत्याशित रूप से कोई सबसे पहले विमान में चढ़ेगा www.ukanshu.com पढ़ रहा होगा, लेकिन ये पवित्र कंकाल मुझे चाहिए। ठंडे पे के साथ एक हिंसक दहाड़ के साथ एक बड़ा हाथ छेद के द्वार से उड़कर आया और उसने भी लाश को पकड़ लिया। उसके हाथ की हथेली ने पूरी गुफा को ढक दिया, जिससे लोगों को दमन का चिपचिपा एहसास हुआ। सू यिन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और एक मुक्का के साथ उसका स्वागत किया। टकराना, दोनों की तुलना करते हुए सू यिन तुरंत उल्टा हो गया। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। संत, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और चेहरा उदास हो गया। वह अब सॉन्ग यू के सार और रक्त की शक्ति का उपयोग अर्धऋषि शिखर के साधना आधार को प्रदर्शित करने के लिए कर सकता है। हालांकि युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए इसे भौतिक शरीर से कुचलना आसान नहीं है। इतनी ताकत के साथ उड़ते हुए हथेली के निशान से मारा जाना, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कम से कम दूसरा पक्ष ऋषि अवस्था में पहुंच गया है और यह पहले वो वेई दाओजुन के विचारों से अधिक मजबूत है। चलो भी, एक हथेली ने सू यिन को हवा में पटक दिया और एक व्यंग्यात्मक लहजे में उसके हाथ की हथेली हल्के से मुड़ी और उसने उसे उछाल दिया। संत के लिए कंकाल माउंट ताई से भी भारी था और इसे उठाना मुश्किल था, लेकिन संत के लिए ये कुछ भी नहीं था। एक पल में कंकाल ऊपर तैर गया और गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा में तेजी से चला गया। जब मैं अस्तित्व में नहीं रहूंगा, भ्रम के आकर्षण से उबरते हुए फैंग किकियू ने अपनी बाहें उठाईं। धमाका, फीनिक्स वंश सक्रिय हो गया और उसके पीछे एक फीनिक्स छाया प्रकट हुई। उसकी 5 उंगलियां कसकर भींची गईं और उसने एक मुक्का मारकर उसे नष्ट कर दिया। राजसी ज़ियानयुआन को सीमा तक संकुचित कर दिया गया था और एक पल में एक वायु डायाफ्राम का गठन किया गया था। बड़ा हाथ जो बस वापस लेना चाहता था अवरुद्ध हो गया और हवा में रुक गया। मुट्ठी उत्तेजित हो गई, तूफान बह गया और दमनकारी हवा जलती हुई लकड़ी की तरह चटकने लगी। टकराना, मुक्का लगने से उसके हाथ की हथेली में चोट लग जाती है और जिस पवित्र मूर्ति को उसने पकड़ रखा था वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता और वह नीचे गिर जाती है। क्योंकि वह संत के माध्यम से नहीं टूटा था, जब फैंग किकियू ने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया तो वह लगभग अर्ध संत के शिखर की तरह लग रहा था। इसलिए दूसरे पक्ष ने परवाह नहीं की और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि रक्तरेखा को सक्रिय करने से इतनी शक्तिशाली ताकत होगी। क्या आप एक मजबूत फैंग कबीले हैं? एक विस्मयकारी आवाज सुनाई दी और एक आकृति भ्रम से बाहर आए। ये पहले काले रंग का आदमी था। कुछ दृष्टि, ये जानते हुए कि प्रतिद्वंद्वी एक संत है, उसकी युद्ध शक्ति असाधारण है। फैंग किकियू बकवास करने के लिए बहुत आलसी है। वह अपना शरीर फैलाता है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति अभी भी हवा में है। उसकी हथेली से एक लाल लौ निकल रही है। जब वह एक को छूता है तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। फैंग कबीले के बारे में क्या? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने एक लंबी चीख लगाई और आगे बढ़ा। मैंने सुना है कि जानवर कबीला, भले ही वह संत न हो, एक संत की युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। आज मुझे देखने दो, कितना मजबूत है। आसपास की हवा अचानक विकृत हो गई, ज़ियानयुआन बिखर गया और अशांत गुफाएं बेतरतीब ढंग से उड़ गईं।
एक पल के लिए सुयिन को लगा कि दुनिया में एक अतिरिक्त विशालकाय व्यक्ति है जो कम से कम 7 या 8 फीट लंबा होगा, और उसकी शक्ति उसके शरीर के छिद्रों से ज्वार की तरह फूट पड़ी। संत न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोगों को ऐसा झटका देता है जो मार्ग से परे और मार्ग से भी आगे निकल जाता है। मन के दमन का विरोध करना सबसे कठिन है। मैं पूरे दिन 36 संतों के साथ रहता हूँ और मेरे पास संतों के लिए एक कोटा है। मैं इससे कैसे डर सकता हूँ? उसके दिल में हलचल के साथ सुयिन की आंखों में दृढ़ता दिखाई दी। अन्य अर्धऋषियों के लिए दूसरे पक्ष की पूरी ताकत के कारण आत्मा का उत्पीड़न वास्तव में स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन उसके पास स्वयं संतों का कोटा है, इसलिए वह अभी भी चेतना के समुद्र को धारण करने वाले इतने सारे संतों से कैसे प्रभावित हो सकता है। अपने दिमाग को घुमाते हुए वह फिर से जाग गया। प्रेम संत के नियम काम करते थे और अपने पैरों की एक हल्की लहर के साथ वह सीधे लाश के गिरे हुए आधे हिस्से तक उड़ गया। दोनों महान संतों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका, इसलिए उसने पहले अपनी चीजें ले लीं। यह मेरा है, मुझसे लड़ने की हिम्मत करो, मूर्ख मत बनो। जैसे ही वह पवित्र शव के पास पहुंचा, एक और आवाज गूंजी और फिर सफेद वस्त्र पहने एक युवक प्रेत समूह से बाहर आया। शाओ जू, व्यक्ति के पहुंचने से पहले शरीर पर सांस पहले वार करेगी, एक तेज तलवार की तरह शून्य को साफ करते हुए। वे अर्धऋषि शिखर थे, लेकिन साथ ही मार्शल आर्ट के भी उस्ताद थे। वह सुयिन से तेज था। पलक झपकाए और संत मुकुरो के पास आया, हल्के से अपनी हथेली उस पर रखी और उसे पकड़ने ही वाला था, और अचानक उसे ठंड महसूस हुई। जल्दी से अपना सिर नीचे किया। जू शाओ ने तुरंत अपने शरीर पर फैले कपड़ों को देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके कपड़े उतार दिए गए। एक पक्षी बंधन से मुक्त हो गया और कभी भी उड़ सकता था। आप जू शाओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने जल्दी से अपने गुप्तांग को ढकने के लिए एक लबादा निकाला। इस देरी के समय सुयिन पहले ही लाश के पास आ चुकी थी और थोड़ा मुस्कुराई। मैंने हार मान ली है। पुकारना। सोंग यू का आधा कंकाल पहले ही भंडारण रिंग में डाल दिया गया है। तुम मरना चाहते हो? अप्रत्याशित रूप से प्रतिष्ठित अर्धऋषि ने वास्तव में ऐसी अंधाधुंध चाल का सहारा लिया। जू शाओ विस्फोट करने वाला था, जल्दी से अपने शरीर पर बागे को डाल दिया और एक ही समय में मुक्का मारा। इस समय पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करते हुए जियानयुवान ने मेरिडियन में बहने वाले पारे की आवाज बनाई और एक्यूपंक्चर बिंदुओं को एक एक करके घुमाया गया और आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा झपकी और मुट्ठी के ऊपर इकट्ठा हुई। सोने की मुट्ठी दरार। एक मुक्का मारने से सोना और पत्थर टूट सकते हैं और वे अजेय हो जाते हैं। उसी स्तर के कई मजबूत लोग इसे सहन नहीं कर पाते और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पुकारना। जैसे जैसे मुक्केबाजी की ताकत मजबूत होती गई, वह तुरंत संघनित हो गया और सफल हो गया, और जब उसने अपनी महान शक्ति का प्रयोग किया तो उसे अपने शरीर में फिर से ठंड महसूस हुई। फिर उसने विपरीत सुना और आह की आवाज़ सुनाई दी, ये बहुत छोटा है। शाओ जू को चक्कर आ गया और उसका सिर फटने वाला था। तुम बेशर्म हो। धमाका। शक्ति सभा की सफलता की परवाह किए बिना उन्होंने हिंसक रूप से विस्फोट किया। मलबा हिल गया, दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया और बिजली चली गई। जू शाओ ने पाया कि विपरीत दिशा में मौजूद लड़के को पता ही नहीं चला कि वह कब गायब हो गया। यानी खाली जगह पर मुक्का मारो। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह थोड़ा घबराया हुआ था और उसने जल्दी से मुड़कर देखा और देखा कि वह युवक दीवार के एक तरफ झुका हुआ, सीटी बजाते हुए धीरे धीरे उसकी ओर देख रहा था। उसे उड़ाने के बाद उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक थी। नग्न, ये कैसा शरीर है? मैं तुम्हें कपड़े पहनने का समय दूंगा। आप। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा कपड़े उतार दिए गए। उसका उपहास किया गया और उसे तिरस्कृत किया गया। जू शाओ का चेहरा हरा हो गया और उसने फिर से एक बागे को निकाला और उसे अपने ऊपर डाल लिया। यदि आपके पास क्षमता है तो अपने कपड़े मत उतारो और ईमानदारी से मुझसे लड़ो। अच्छा है। सिर हिलाया। सुयिन गंभीर दिखे, उनकी 5 उंगलियां फैल गईं और अचानक आगे झुक गईं। मेरी चाल आजमाओ, लुशान शेंगलोंगबा। लुशान शेंगलोंगबा। जू शाओ ने अपनी भौहें उठाईं। नाम सुनते ही मुझे पता चल गया कि यह तरकीब बहुत शक्तिशाली है। मैं एकाग्र था और इससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे फिर से ठंड लगने लगी। लानत है। हाहा, इसे धीरे से पहनो। अलविदा, सुयिन ने धीरे से कहा और सीधे गुफा के द्वार की ओर उड़ गई। फैंग किकियू की ओर देखने के लिए मुड़े। इस समय फीनिक्स कबीले की राजकुमारी, उसकी रक्तरेखा शक्ति अपनी सीमा तक चल रही थी और उसके पीछे एक विशाल फीनिक्स दिखाई दिया। परिशक्ति बिना पैसे के फैल गई। विपरीत दिशा में काले कपड़े पहने संत पर दबाव डालते हुए बार बार पीछे हट गई। जाना, हेलो कहें। ठीक है। अपनी सफलता को देखकर फैंग किकियू ने और कुछ नहीं कहा। उसके पीछे फीनिक्स का प्रेत पदार्थ में बदल गया था और उसके पंख अचानक चमक उठे और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गए। जब चीजें आपके हाथ में आ जाएं तो उनसे लड़ते रहना कोई मतलब नहीं रखता। गुंजन गुंजन। प्रेत व्यूह पुनः सक्रिय हो गया और वे दोनों तुरंत गुफा में गायब हो गए। पीछा करना।
कुछ न देख पाने पर उसे दूसरे लोगों ने कुछ बार चिढ़ाया। जू शाओकी का चेहरा हरा हो गया और वह दहाड़ने लगा। वह अपने कपड़े निकालकर फिर से पहनना चाहता था। तभी उसने पाया कि स्टोरेज रिंग और फर्श पर पड़े कपड़े पल भर में गायब हो गए। ये चला गया। जब उस आदमी ने उसे उतार दिया तो वह उसे रास्ते से ही ले गया। क्या आप विशेष हैं? क्या आप एक व्यक्ति नहीं हो सकते? मैं इतना अच्छा हूं कि मेरे लिए एक छोड़ दिया गया। गुस्से से कांपते हुए जू शाओ ने पीछा नहीं किया, न ही उसने पीछा किया। उसे काले कपड़े पहने उस आदमी को पुकारना पड़ा जो तुरंत जादुई संरचना में आ गया। मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दो। ओह अच्छा। काले कपड़े पहने आदमी ने पाया कि यह जू शाओ नग्न और बेहद वीर थी। उसने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे थमा दिया। जू शाओ ने उसे पहना और व्यवस्थित किया। तब तक लगभग 2 मिनट बीत चुके थे। मैं जल्दी से भ्रम निर्माण में प्रवेश किया और फिर से कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया। जब मैं गुफा में वापस आया तो मैंने अनगिनत गुस्से में साइकेडेलिक पर्वत शिष्यों को देखा। मुझे नहीं पता कि कब वे पहले से ही आक्रामक रूप से चारों ओर आ गए थे। पवित्र भूमि में उत्पात मचाने की हिम्मत करो, तुम मौत की तलाश में हो। मार डालो। एक गर्जना के साथ बुजुर्गों जैसी आकृतियों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ा, जिसके पीछे विभिन्न सेनाएं झूमती हुई नीचे आ रही थीं। काले कपड़े पहने आदमी और जू शाओ ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि जाने से पहले उन्होंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी की थीं और पूरी पवित्र भूमि को आकर्षित किया था। हालांकि पवित्र भूमि में कई स्वामी हैं, लेकिन काले रंग का आदमी आखिरकार एक संत है। थोड़े समय के बाद वह घेराबंदी से बच निकला और ज्वालामुखी के दायरे से बाहर निकल गया। आसमान को इतना नीला देखकर कि वहां कुछ भी नहीं था और यह जानते हुए कि लोग कहां भाग गए थे, जू शाओ थोड़ा पागल हो गया। मैं जब से छोटा था, मुझे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? वह आदमी कौन है? परी दुनिया में मैंने बहुत सारे विरोधियों और मजबूत लोगों को देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ऐसा पोता देखा है। जो मेरे साथ लड़ रही थी वह फैंग कबीले की राजकुमारी फैंग के कियू थी। काले आदमी ने कहा, हालांकि मैंने इसे नहीं देखा है, मैंने इसका नाम सुना है। मैं इसकी चाल और ताकत जानता हूँ। ये वही होगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब जब इसकी पुष्टि हो गई है तो बेहतर है कि फैंग यू को ढूंढा जाए और सम्राट फैंग से पूछताछ की जाए। फैंग के क्यू। एक गहरी सांस लेते हुए जू शाओ धीरे धीरे शांत हो गया और अंत में अपना सिर हिलाया। मैंने उसके बारे में सुना है। मेरा कुछ समय के लिए सोंग यू के साथ संबंध था। वर्षों से वह अपना शरीर भी इकट्ठा कर रहा था, नहीं एवेन्यू को पार करने के लिए, लेकिन स्मरण करने के लिए। इसे भूल जाओ। प्राचीन देवताओं और जानवरों के परिवार के रूप में फीनिक्स प्राचीन काल में अस्तित्व में है, यहाँ तक कि एक शिक्षक भी बहुत ज़्यादा अपमान करने की हिम्मत नहीं करता है। जब तक ये पवित्र कंकाल के साथ एक सफलता नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भंडारण रिंग में शतरंज के संत हुआंग लोंगटियन और पुस्तक के संत कियानचेंग की हड्डियां हैं। इसे पाने के लिए कल बहुत प्रयास करना पड़ा। काले कपड़े पहने आदमी कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय उसे ये भी पता था कि उसके सामने का स्टोरेज रिंग गायब था। जान लो कि तुम फेंग्यू में हो, चिंता मत करो। थोड़ी देर सोचने के बाद जू शाओ ने कहा, फैंग कबीला खून पर निर्भर करता है और एवेन्यू की बहुत कम समझ है। भले ही आपको हड्डियां मिलें, ये किसी काम का नहीं है। इसे भूल जाओ। सर्वोच्च प्राथमिकता लंबी रातों और सपनों से बचना है और जितनी जल्दी हो सके अन्य हड्डियों की तलाश करें। मुझे मिली जानकारी के अनुसार भूत चित्रकार वू यूचो का निवास पास में है। काले कपड़े पहने आदमी एक पल के लिए अचंभित रह गया। ये वह अजीब महिला है जो चित्रकारी के तरीके को समझती है और जिसकी चित्रकारी की शैली बहुत ही तीखी और अजीब है। एक संत के रूप में उन्होंने एक दूसरे के बारे में भी सुना है। व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन चित्रकला शैली बहुत अजीब है जिससे लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए उन्हें भूत चित्रकार कहा जाता है। हाँ, जू शाओ ने गुस्से से चमकते हुए बताया कि जिहुआन इसे पकड़े हुए था। 1000 साल पहले उसने पेंटिंग संत वू दाओक्सियन की लाश को ज़ेयुआन की पवित्र भूमि से चुराया था और उन्हें पास के फूल में छिपा दिया था। यूनचेंग, पहले इस चीज को लाओ। अच्छा है। काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। दोनों सीधे आगे की ओर उड़ चले। ... हवा में एक उड़ती हुई नाव तेजी से आगे बढ़ी। ये तरकीब सचमुच प्रयोग में आसान है। अभी हुई लड़ाई के बारे में सोचते हुए सुयिन हल्की सी मुस्कुराए। मैंने लगातार 3 बार दूसरे पक्ष के कपड़े उतारे और किंगशेंग एवेन्यू में दयालु यी का इस्तेमाल किया। मुझे कहना होगा कि इसका इस्तेमाल करना वाकई आसान है। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद भले ही दूसरा पक्ष मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे, इसका कोई फायदा नहीं है। बेशक ये सिर्फ शर्मनाक है और इसका कोई वास्तविक आक्रामक प्रभाव नहीं है। अगर प्रतिद्वंद्वी की चमड़ी मोटी है और उसे नग्न होने की परवाह नहीं है तो प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन युद्ध के दौरान कपड़े अचानक उतार दिए जाते थे और जो कोई भी बदलता था वह अवचेतन रूप से विचलित हो जाता था। अब मैं पुष्टि करता हूं कि आप उनके शिष्य हैं।
इस आदमी की अभिव्यक्ति को देखकर फैंग किकियू ने एक असहाय आह भरी जब उसे लड़ाई के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतें याद आईं। मैं सोचता था कि यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो लोग दिखावा करने लगे थे वे उस समय उसके जैसे ही थे। ऐसा लगता था कि कई परियों को उसने इसी तरह से संभाला था और ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। अंततः आज्ञाकारी ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया। मैं भी कुछ नहीं करने के लिए मजबूर हूँ। अगर हम वाकई चाहते हैं कि वे हमें पकड़ लें तो हमें अनिवार्य रूप से एक और भयंकर लड़ाई लड़नी होगी। वैसे भी हमारा लक्ष्य पवित्र कंकाल है। ये सबसे अच्छा है कि हम लड़ाई न करें। सू यिन अजीब तरह से मुस्कुराए। अब उसके पास जो क्षमताएं हैं वे सभी छोटी हैं और युद्ध प्रभावशीलता सीमित है। अगर वह वास्तव में लड़ना चाहता है तो वह निश्चित रूप से सफ़ेद आदमी को हरा नहीं पाएगा। समय बर्बाद करने के बजाय वह कुछ पकड़ सकता है और पीछे मुड़कर भाग सकता है। वैसे भी जादुई तंत्र में एक पिछला दरवाजा है जिससे बचकर निकलना आसान है। जहां तक पवित्र भूमि में समस्या उत्पन्न करने और दोनों को दोषी ठहराने की बात है तो ये सिर्फ इस एक की मदद करने और छिपे हुए खतरों को खत्म करने के लिए है। वह अमर दुनिया में अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है और कोई भी उसका नाम नहीं जानता है। फैंग किकियू अलग है। फीनिक्स कबीले की प्रतिष्ठित राजकुमारी। एक बार शेन हुआन और झाओ मिज़ेन वापस आ गए तो वह निश्चित रूप से उसे परेशान करेगा। यदि आप समस्या को दूसरे व्यक्ति पर थोपते हैं तो यदि आप जांचना भी चाहते हैं तो भी आप पहले संत की जांच करते हैं, लेकिन आप इसे स्वयं नहीं खोज सकते। फैंग किकियू को यह पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने इस सवाल पर संघर्ष करना जारी नहीं रखा और पूछा, चूंकि सभी कंकाल एकत्र किए जा चुके हैं तो क्या आप मेरे साथ फेंग्यू वापस जा रहे हैं या कहाँ? हड्डियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और दूसरी पार्टी स्कमबैग को बचा सकती है जब तक वे प्रेम संतों के एवेन्यू के माध्यम से तोड़ते हैं। सू यिन ने कहा, फेंग्यू वापस जाओ। उन्होंने सम्राट फैंग को ड्रैगन क्षेत्र जाने का वादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वापस चले गए। ठीक है, सिर हिलाया। फैंग किकियू ने अपनी ताकत जुटाई और उड़ने वाली नाव तुरंत दूर तक उड़ गई। अपने पीछे साइकेडेलिक पर्वत को देखते हुए सू यिन ने थोड़ा कहा, यहाँ तक कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार यह इतना चिकना होगा। मेरे हृदय में भावनाएं उमड़ रही थीं, तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, मेरा पवित्र कंकाल नीचे शहर में प्रतीत होता है। संत वू दाओक्सियन की पेंटिंग। सू यिन अचंभित रह गई और जल्दी से नीचे देखने लगी। एक छोटा सा शहर नजर आया। अमर दुनिया में न केवल पवित्र भूमि और संप्रदाय हैं, बल्कि कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां आम लोग रहते हैं। यह एक छोटा शहर है जिसकी आबादी कम है और इसे साइकेडेलिक माउंटेन का एक आश्रित शहर होना चाहिए। मैडम, आप मत जाइए, मैं नीचे जाकर देखना चाहता हूँ। सू यिन ने जल्दी से कहा। नीचे जाना? फैंग किकियू संदेह से भरा था। शहर के द्वार की दिशा में देखा और फिर 3 बड़े अक्षर देखे, हुआयुन सिटी। मैंने इस शहर के बारे में सुना है। इसे फूलों का शहर कहा जाता है। यहाँ हर तरह के फूल बिकते हैं। इसे अतीत में देखना अच्छा लगता है। कुछ सोचते हुए फैंग किकियू हल्का सा मुस्कुराया। औरत जो फूलों से प्यार नहीं करती, अगर आप हुआचेन को देखते हैं तो आपको नीचे जाना होगा और देखना होगा। मुझे कहना होगा, ये छोटा लड़का काफ़ी सुस्वादु है। उड़ती नाव को लेकर दोनों नीचे उड़ गए। हालांकि यह बेटियों का देश नहीं है, फिर भी यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं। चौड़ी सड़कों के दोनों ओर तरह तरह के फूलों के गुच्छे, फूलों की खुशबू हवा में घुलती है। मुंह और नाक को सूंघना यह असामान्य रूप से आरामदायक है। पेंटिंग को चुपचाप चलाते हुए सू यिन को वास्तव में दिशा का बोध हुआ। उसने दिशा की तलाश की और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद दोनों एक फूल की दुकान के दरवाजे पर रुक गए।